आज हमारे सामने जो स्रोत है ना, वे भाषा की एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं जिसके पास से हम रोज गुजरते हैं। ओह, और शायद ही कभी रोककर उसे ध्यान से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब इन नोट्स और लेखों में प्रिसिजन, लेक्सिकॉन, हिंदी होमोफोन्स एंड वर्ड पेयर्स का जिक्र है। यानी वो शब्द जो सुनने में बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह लगते हैं। सही कहा। पर उनके अर्थ जमीन और आसमान जितने अलग होते हैं। एकदम अलग। हम अक्सर बहुत आत्मविश्वास के साथ धड़ल्ले से बोलते चले जाते हैं, पर क्या कभी इस बात पर ध्यान जाता है कि हमारी जीभ की एक मामूली सी हरकत या सांस का 1 सेकंड के 100वें हिस्से का ठहराव, हाँ वो भी हमारे पूरे के पूरे वाक्य का मतलब पलट सकता है। ये सिर्फ सही या गलत हिंदी बोलने का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझना है कि कैसे एक छोटी सी ध्वनि किसी को सम्मान दे सकती है या किसी घोर अपमान का कारण बन सकती है। तो चलिए इसे समझते हैं। और स्रोत सामग्री को देखकर मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। और जब हम इन स्रोतों को करीब से देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि भाषा सिर्फ अपनी बात कहने का एक औजार भर नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से एक विज्ञान है। हाँ, खासकर जब हम हिंदी और उसकी मूल ध्वनियों की बात करते हैं तो इसका पूरा ढांचा हमारी शरीर रचना पर टिका है। जैसे हमारी जीभ मुंह के किस हिस्से को छू रही है, या होंठ कितने गोल हैं, हवा दांतों के बीच से निकल रही है या तालू से टकरा रही है। ये छोटी छोटी शारीरिक क्रियाएं तय करती हैं कि हम सामने वाले तक क्या संदेश भेज रहे हैं। जरा सी चूक हुई और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उफ, और यही बात इस पूरे विषय को इतना मजेदार और कभी-कभी खतरनाक बना देती है। खतरनाक तो है। चलिए स्रोतों में दी गई सबसे पहली श्रेणी से शुरू करते हैं, जहां सारा खेल सिर्फ एक मात्रा का है। मात्राओं का चमत्कार। इसमें पहला शब्द युग्म जो हमारे सामने है वो है कलिल और कलील। ल पर छोटी ई की मात्रा वाला कलिल, जिसका मतलब बताया गया है मिश्रित या मिलाजुला। लेकिन अगर उसी ल पर बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो वो बन जाता है कलील, जिसका अर्थ है थोड़ा या बहुत कम। एकदम सही। पर सच बताइए, क्या रोजमर्रा की तेज भागती बातचीत में लोग सच में छोटी ई और बड़ी ई के बीच इतना फर्क कर पाते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। क्या संदर्भ हमें बचा नहीं लेता? अक्सर संदर्भ बचा लेता है, लेकिन जब हम गहरी और सटीक भाषा की बात करते हैं तो ये फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। कैसे? थोड़ा इसके विज्ञान के बारे में बताइए। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये सांस और ध्वनि के ठहराव का खेल है। भाषा विज्ञान में इसे ह्रस्व और दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है और जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है। बिल्कुल। जब हम कलील कहते हैं तो छोटी ई के कारण ध्वनि बहुत तेजी से खत्म होती है। ये एक झटके जैसा है, जैसे कोई त्वरित क्रिया हो रही हो। हाँ, ये एक एहसास दिलाता है जैसे बहुत सी चीजों को जल्दी से एक साथ मिला दिया गया हो, यानी मिश्रित कर दिया गया हो। और कलील के मामले में इसके विपरीत, कलील में बड़ी ई की मात्रा ध्वनि को खींचती है। यहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है जो स्रोतों में उभर कर आता है। वो अरबी फारसी वाला संदर्भ? हाँ, कलील शब्द अरबी फारसी मूल का है जिसका अर्थ ही है अल्प। जैसे अक्सर उर्दू शायरी में उम्र कलील कहा जाता है, जिसका मतलब है छोटी उम्र। तो मात्रा का ये खिंचाव सिर्फ व्याकरण नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सुनने वाले के दिमाग में एक पूरा सांस्कृतिक और मानसिक चित्र बनाता है। वाह, मतलब एक मात्रा के खिंचने से कोई चीज जो पूरी तरह मिश्रित थी वो अचानक से थोड़ी सी रह जाती है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। ये तो बस शुरुआत है। लेकिन अगर हम मात्राओं के ही एक और उदाहरण पर गौर करें जो हमारी सूची में है, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। अगला जोड़ा है कुजन और कूजन। क पर छोटे ऊ की मात्रा वाला कुजन, जिसका अर्थ है बुरा आदमी या दुष्ट व्यक्ति। और क पर बड़े ऊ की मात्रा वाला कूजन, जिसका अर्थ है कलरव, यानी पक्षियों की मधुर आवाज। और ये उदाहरण मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत विरोधाभासों में से एक है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो क्या है? अगर हम इसे थोड़ा और कुरेदें तो पाएंगे कि कूजन में कू एक उपसर्ग के रूप में काम कर रहा है। हिंदी और संस्कृत में कू अक्सर नकारात्मकता को दर्शाता है, जैसे कुपुत्र या कुमार्ग। बिल्कुल। तो कू और जन मिलकर बन गए बुरे लोग। हाँ, वो तो स्पष्ट है। लेकिन कूजन का विज्ञान क्या है? ये बड़ा ऊ की मात्रा क्या करती है? कूजन में कू कोई उपसर्ग नहीं है। ये पूरा शब्द ध्वनियात्मकता, जिसे हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं, उस पर आधारित है। मतलब प्राकृतिक आवाज की नकल। एकदम सही। ये पक्षियों के कूकने की आवाज की सीधी नकल है। तो जब हम ऊ की मात्रा को लंबा खींचते हैं तो हम दरअसल एक प्राकृतिक ध्वनि की नकल कर रहे होते हैं। जरा कल्पना करने वाली बात है कि कोई कवि किसी मंच पर कविता सुना रहा हो और वो गलती कर दे। हाँ,
वो सुबह के एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य का वर्णन करना चाहता है, जहाँ पेड़ पर बैठे पक्षी गा रहे हैं। और वो जोश जोश में कूजन की जगह कुजन बोल दे। मतलब प्रकृति का सबसे खूबसूरत संगीत अचानक से एक बुरे इंसान में बदल जाएगा। पेड़ों पर कूजन हो रहा है, ये तो पूरी कविता का सत्यानाश करने के लिए काफी है। बिल्कुल, और इससे ये साबित होता है कि मात्राएं सिर्फ शब्दों को सजाने वाली बिंदी या गहने नहीं है। वे शब्दों का डीएनए तय करती हैं। हाँ, एक छोटी सी मात्रा शब्द को मानव स्वभाव की बुराई से निकालकर सीधे प्रकृति की सुंदरता के बीच खड़ा कर सकती है। तो अब तक हमने देखा कि मात्राएं कैसे जादू करती हैं, लेकिन इस स्रोत का जो अगला हिस्सा है वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। अक्षरों की हेराफेरी वाला हिस्सा। बिल्कुल, यहाँ मात्राएं वही रहती हैं, बस एक अक्षर बदल जाता है और इसके परिणाम कभी-कभी इतने भयानक होते हैं कि किसी को भारी सामाजिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत आम है। स्रोत में एक जोड़ी दी गई है, करीश और करीश। शलजम वाले श के साथ करीश का अर्थ है गजराज यानी हाथियों का राजा, और षटकोण वाले श के साथ करीश का अर्थ है सूखा गोबर। ये तो बहुत ही भयानक अंतर है। ये शायद भाषा विज्ञान का सबसे हास्यपूर्ण और साथ ही सबसे सटीक उदाहरण है। संस्कृत और हिंदी के उच्चारण विज्ञान में श और श के बीच का अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। ये काम कैसे करता है? जीभ की स्थिति क्या होती है इसमें? जो तालव्य श है यानी शलजम वाला, उसे बोलते समय हमारी जीभ तालु को यानी मुंह की छत के ठीक अगले हिस्से को छूती है। अच्छा, और दूसरा वाला? जबकि मूर्धन्य श यानी षटकोर वाला, इसके उच्चारण में जीभ थोड़ी और पीछे मुड़ती है। रुकिए, जीभ पीछे मुड़कर कठोर तालु को छूती है? हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर मैं अभी श बोलने की कोशिश करूं, श, हाँ, जीभ का अगला हिस्सा थोड़ा ऊपर और पीछे की तरफ रोल हो रहा है। एकदम सही। और यही वो बारीक शारीरिक क्रिया है जिसे हम अक्सर आलस में नजरअंदाज कर देते हैं। आधुनिक बोलचाल में ज्यादातर लोग श और श को एक ही तरह से बोल देते हैं। लेकिन अर्थ का अंतर देखिए। एक ओर विशालकाय, शाही और भव्य गजराज है जो शक्ति का प्रतीक है, और दूसरी ओर सूखा गोबर है। बिल्कुल। मतलब अगर प्राचीन काल में कोई राजकवि राजा के हाथी की प्रशंसा में कोई ग्रंथ लिख रहा हो और उच्चारण की गलती से वो राजा के प्रिय गजराज को सूखा गोबर कह दे, तो उस कवि का क्या हाल होता। मुझे लगता है उस कवि का सिर कलम होने से कोई नहीं रोक सकता था। ये एक बहुत ही व्यवहारिक परिदृश्य है और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, आज भी ये लागू होता है। बिल्कुल। जब हम ग्रंथों या मंत्रों की बात करते हैं तो वहां सही अक्षर का उच्चारण न केवल अर्थ बल्कि उस ध्वनि से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और मनोविज्ञान को भी बदल देता है। ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि उच्चारण में ये जो हमारा आधुनिक आलस है वो भाषा के मूल सौंदर्य को नष्ट कर सकता है। सही कहा। चलिए इसी से जुड़े एक और उलझाने वाले जोड़े पर आते हैं, कीश और कीस। यहाँ अंतर शलजम वाले श और सड़क वाले स के बीच है। नोट्स के मुताबिक कीश का मतलब होता है बंदर और कीस का अर्थ होता है गर्भ का थैला, यानी जिसमें भ्रूण सुरक्षित रहता है। एक तरफ हमारे पास एक उछल कूद करने वाला जानवर है और दूसरी तरफ जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा शरीर रचना विज्ञान का एक शब्द। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ध्वनियां हमें अलग अलग विषयों या अनुशासनों में ले जाती हैं, अलग अलग दुनियाओं में। हाँ, कीश शब्द संस्कृत साहित्य में वानरों के लिए प्रयुक्त होता है। इसका संबंध प्राणीशास्त्र या महाकाव्यों से है। दूसरी ओर स वाला कीस एक जैविक शब्दावली है और इन दोनों को बोलने का तरीका भी एकदम अलग है। स बोलते समय हवा दांतों के बीच से एक सीटी जैसी आवाज के साथ निकलती है, इसे दंत्य ध्वनि कहते हैं। बिल्कुल। जबकि श बोलते समय हवा तालू से रगड़ खाती है। तो सिर्फ दांतों और तालू के इस छोटे से अंतर से हम एक पेड़ की दाल पर झूलते बंदर से सीधे एक चिकित्सीय या जैविक संदर्भ में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो वही बात हो गई कि अगर बातचीत किसी डॉक्टर से हो रही हो या फिर किसी जंगल सफारी के गाइड से, तो बहुत सचेत रहना होगा कि श बोल रहे हैं या स। ये सावधानी बहुत जरूरी है। चलिए अब उस शब्द युग पर आते हैं जिसे मैंने खुद लोगों को अनजाने में सबसे ज्यादा गलत बोलते सुना है। ये तो एक तरह से सामाजिक फिनोमेना बन चुका है। आप कुनबा और कुनवा की बात कर रही हैं? हाँ, शब्द हैं कुनबा और कुनवा। यहाँ सारा खेल बकरी वाला ब और वजन वाले व का है। कुनबा का अर्थ होता है परिवार या खानदान, लेकिन अगर ब की जगह व लगा दें तो शब्द बनता है कुनवा, जिसका अर्थ होता है खरीदने वाला या ग्राहक। यहाँ बात सिर्फ व्याकरण की नहीं रह जाती, ये सीधे तौर पर समाजशास्त्र और क्षेत्रीय बोलियों से जुड़ जाती है। वो कैसे? अगर हम इसके उच्चारण के विज्ञान को थोड़ा खोलें
तो ब एक द्विओष्ठी ध्वनि है। द्विओष्ठ्य मतलब दोनों होंठ। तो अगर कोई अभी ये सुन रहा है और वो बिना अपने दोनों होंठ मिलाए ब बोलने की कोशिश करे तो वो शारीरिक रूप से ऐसा नहीं कर पाएगा, है ना? एकदम सही। ब बोलने के लिए दोनों होठों का आपस में टकराना जरूरी है। और व के लिए? वहीं वह एक दंतोष्ठी ध्वनि है, जहां ऊपर के दांत निचले होंठ को हल्के से छूते हैं। हाँ, वो बोलते समय ऐसा ही होता है। अब भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों की बोलियों में, जैसे भोजपुरी या अवधी में, ब और व का यह अंतर अक्सर मिट जाता है। लोग स्वाभाविक रूप से वजन को बजन या विवाह को विवाह बोल देते हैं। हाँ, क्षेत्रीय स्तर पर घर परिवार में ये चल जाता है। लेकिन जरा इसके सामाजिक प्रभाव के बारे में सोचने वाली बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बड़े समारोह में खड़ा है और वो बहुत भावुक होकर कह रहा है, आज तो मेरा पूरा कुनवा यहाँ इकट्ठा हुआ है। अर्थ का अनर्थ। वो कहना चाहता है कि उसका परिवार आया है, लेकिन तकनीकी रूप से उसने ये कह दिया कि उसके सारे ग्राहक या खरीदार आ गए हैं। ये तो किसी भी निजी और भावनात्मक पारिवारिक कार्यक्रम को पूरी तरह से कॉर्पोरेट बिजनेस मीटिंग में बदल देगा। बिल्कुल। अर्थ के स्तर पर देखें तो कुनवा शब्द में भावनाएं हैं, खून के रिश्ते हैं, पीढ़ियों का जुड़ाव है। लेकिन कुनवा पूरी तरह से एक व्यावसायिक शब्द है। ये स्रोत हमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सचेत करता है कि कहाँ हमें अपनी भाषा में पारिवारिक रहना है और कहाँ व्यवसायिक। ये बहुत ही बढ़िया नजरिया है इसे देखने का। अब हम इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी और पौराणिक कथाओं के संदर्भ। स्रोत में एक बहुत ही आम जोड़ी दी गई है, कोर और कौर। कोर, जिसमें ओ की मात्रा है, उसका अर्थ है नुकीला किनारा, और कौर जिसमें ओ की मात्रा है, उसका अर्थ है घास या खाने का निवाला। ओ और औ का ये अंतर ध्वनात्मक रूप से भी बहुत अलग चित्र बनाता है। ओ बोलते समय होंठ पूरी तरह गोल होते हैं, और ओ बोलते समय मुंह थोड़ा अधिक खुलता है और ध्वनि गले के थोड़े निचले हिस्से से आती है। व्यावहारिक जीवन में इसका प्रयोग कैसा होता है? जब हम कोर कहते हैं, जैसे मेज की कोर या कागज की कोर, तो ये एक निर्जीव वस्तु की भौतिक सीमा को दर्शाता है। एक तीखापन है उसमें। हाँ, लेकिन कौर का संबंध सीधे तौर पर पोषण और स्नेह से है। ये वो निवाला है जो अक्सर एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से खिलाती है। अगर कोई डाइनिंग टेबल पर बैठा हो और कहे, मैंने तो अभी सिर्फ एक कौर ही खाया था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने खाने की जगह उस मेज का एक नुकीला किनारा ही चबा लिया। सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन ये ऐसी गलती है जो शायद हमारे आसपास रोज होती है और बस नजरअंदाज कर दी जाती है। और यही बात इस पूरे विषय के केंद्र में है। क्या वास्तव में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बोला क्या जा रहा है? हमारी भाषा इतनी स्वचालित हो गई है कि इन बारीकियों को भुला दिया गया है। चलिए एक और दिलचस्प उदाहरण लेते हैं जो इसी बात को पुष्ट करता है। कोड़ा और कोरा। ड और र का अंतर। कोड़ा मतलब चाबुक और कोरा मतलब नया या खाली। यहाँ हम सिर्फ ध्वनियों के अंतर को नहीं, बल्कि ध्वनियों के मनोविज्ञान को देख रहे हैं। ड एक उत्क्षिप्त व्यंजन है। मतलब र बोलते समय जीभ एक झटके से तालू पर लगती है और नीचे आती है, जैसे किसी ड्रम पर एक जोरदार चोट मारी गई हो। बिल्कुल एक त्वरित झटका। और मजे की बात देखिए, कोड़ा यानी चाबुक का काम भी झटके से मारना ही है। ये दर्द, दंड और आक्रामकता का प्रतीक है। ध्वनि का स्वरूप और शब्द का अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके विपरीत कोरा में जो र है वो एक प्रकंपित व्यंजन है। ये बहुत सहजता से बिना किसी झटके के बहता है। कोरा कागज या कोरी स्लेट एक नई शुरुआत, पवित्रता और खालीपन का प्रतीक है। यहाँ एक ओर यातना है और दर्द है, वहीं दूसरी ओर असीम संभावनाएं हैं। ये तो बहुत गजब का कनेक्शन है। मतलब सिर्फ एक अक्षर के बदलने से विनाश से सीधे सृजन की ओर चले जाते हैं। यही भाषा का असली सौंदर्य है। और अब आते हैं स्रोत की उस आखिरी स्लाइड पर, जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। खगोल विज्ञान और पौराणिक कथाओं का सीधा टकराव। शब्द है कृत्तिका और कृत्तिका। कृत्तिका एक नक्षत्र का नाम है जिसे आसमान में तारों के एक समूह के रूप में देखा जाता है। लेकिन कृत्तिका का अर्थ है भयंकर कार्य करने वाली देवी या कोई डरावनी शक्ति। संस्कृत साहित्य और ज्योतिष में इन दोनों शब्दों के अपने अपने बहुत ही गहरे और विस्तृत डोमेन हैं। कृत्तिका नक्षत्र को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे अगली देवता से जोड़ा जाता है। जब कृत्तिका कहा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड तारों और प्रकाश की ओर, यानी ऊपर आसमान की ओर देखा जा रहा हो। और कृत्यका
ये तो सुनने में ही थोड़ा भारी और रहस्यमयी लगता है। क्योंकि ये कृत्या शब्द से बना है। प्राचीन कथाओं और तांत्रिक ग्रंथों में कृत्या एक ऐसी जादुई या काली शक्ति है जिसे किसी का विनाश करने के लिए या प्रतिशोध लेने के लिए पैदा किया जाता है। ये सीधे रहस्यवाद, तंत्र और मानव मन के गहरे डरावने हिस्से की ओर खींचता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उच्चारण में जरा सा भी अंतर हुआ और तारों की चमकदार दुनिया से सीधे किसी डरावनी तांत्रिक कथा के बीच आ गिरते हैं। जब रात में आसमान की ओर देखा जाता है तो जाहिर तौर पर कृतिका को खोजा जा रहा होता है, न कि किसी कृत्यका को। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे शब्दों का उच्चारण कल्पना की दिशा तय करता है। तो अगर हम इन सारे स्रोतों और आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो एक बात तो तय है, भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है, ये एक बहुत ही प्रिसिजन टूल है। हमने देखा कि कैसे मात्राओं को थोड़ा सा खींचने भर से कलिल यानी मिश्रित चीजें कलील यानी थोड़ी हो जाती हैं, और उपसर्ग की छोटी सी गलती सुरीले कूजन को एक बुरे कूजन में बदल देती है। हमने उन खतरनाक स्थितियों पर भी बात की जहां करीश गलती से करीश बन सकता है, या जहां क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव में अपने ही कुनबे को कुनवा बना दिया जाता है। और इसके साथ ही कोर और कोर या कोड़ा और कोरा जैसे शब्दों ने ये सोचने पर मजबूर किया कि कैसे ध्वनियों का अपना एक मनोविज्ञान होता है। कैसे होठों के गोल होने या जीभ के झटके से अर्थ में यातना से लेकर नई शुरुआत तक का सफर तय हो जाता है। और अंत में कृतिका और कृत्यका ने तो जैसे जमीन से उठाकर सीधे खगोल और पौराणिक रहस्यों के बीच खड़ा कर दिया। ये सब इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हमारी हिंदी भाषा की ध्वनियाँ कितनी वैज्ञानिक और शक्तिशाली है। भाषा सच में हमारे विचारों का दर्पण है। और आज के इस डीप डाइव से विदा लेने से पहले यहाँ विचार करने वाली एक बात है, एक ऐसा सवाल जिसे लेकर दिन भर के संवादों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा जा सकता है। वो क्या है? सोचने वाली बात यह है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में अनजाने में किए गए उच्चारण के ऐसे कितने छोटे छोटे बदलाव हमारी बातचीत की पूरी कहानी और सामने वाले पर पड़ने वाले प्रभाव को बदल देते हैं, जिसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। ये तो बहुत गहरा विचार है। जो कहा जाना है और सामने वाला जो सुनता है, क्या उन दोनों के बीच उच्चारण की कोई ऐसी ही अदृश्य दीवार तो नहीं खड़ी है जिसे रोज की जल्दबाजी में देखा नहीं जाता? बिल्कुल। अगली बार जब कोई शब्द मुंह से निकले तो शायद ये सोचना दिलचस्प होगा कि कहीं किसी गजराज की तारीफ करने के चक्कर में कुछ और ही तो बयान नहीं हो रहा। इस गहन चर्चा में सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प है, बिल्कुल, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे संवाद और मतलब हमारी पूरी वैचारिक प्रक्रिया से इतना गहराई से जुड़ा है ना कि हम अक्सर उसकी असली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। तो आज की इस चर्चा का मुख्य स्रोत एक बेहद ही कमाल का संकलन है जिसका नाम है हिंदी शब्द युग्मों का एक संग्रह। और आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट। हमें ये समझना है कि कैसे हमारी भाषा में जो मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द होते हैं, जिन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं, हाँ, वो अर्थ में जमीन आसमान का अंतर कैसे पैदा कर देते हैं। यही बात है। ये चर्चा सिर्फ सही या गलत उच्चारण के बारे में नहीं है, बल्कि ये भाषा की उन सूक्ष्म बारीकियों और उस सटीकता पर है जो पूरी की पूरी कहानी का रुख ही बदल सकती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत रोमांचित करता है। अक्सर जब हम भाषा की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ शब्दावली बढ़ाने या फिर व्याकरण के सख्त नियमों तक ही सीमित रह जाता है। हम भूल जाते हैं कि भाषा एक जीवित चीज है। बिल्कुल, एक जीवित इकाई है। एक छोटी सी मात्रा का खिसकना, एक आधे अक्षर का जुड़ना या होंठ और जीभ के स्थान का हल्का सा भी बदलाव, हाँ, ये सब सिर्फ ध्वनियों का खेल नहीं है। ये अर्थ के पूरे ब्रह्मांड को बदल देता है। ये वो संवेदनशीलता है जो एक भाषा को मतलब महज बातचीत के साधन से उठाकर एक कला में तब्दील कर देती है। और यही संवेदनशीलता कभी-कभी हमारे लिए एक चुनौती भी बन जाती है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतें खोलते हैं। हमारे इस संग्रह में जो सबसे पहला शब्द युग्म है ना, वो प्रकृति, आस्था और वन्य जीव के एक बहुत ही अजीब विरोधाभास को सामने लाता है। ये युग्म है केशर और केसर। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, तो संग्रह के अनुसार केशर, जिसमें शलगम वाला श आता है, जी, उसका अर्थ है कुमकुम।
मतलब वो पवित्र सामग्री जिसे हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हम श को सपेरा वाले स से बदलते हैं तो शब्द बनता है केसर। और इसका अर्थ बिल्कुल ही अलग दिशा में चला जाता है। एकदम। केसर का अर्थ सीधे तौर पर सींग की गर्दन के बाल हो जाता है। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि उच्चारण के स्तर पर इन दोनों ध्वनियों का अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। बहुत ही कम अंतर है। हाँ, अगर हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक ध्वनि तालव्य है, यानी श बोलते समय हमारी जीभ हमारे मुंह के ऊपरी हिस्से मतलब तालु को छूती है, जबकि दूसरी ध्वनि दंत्य है। स बोलते समय जीभ दांतों के पिछले हिस्से के करीब आती है। श और स। बिल्कुल। हवा और जीभ के इस मामूली से फेरबदल का अर्थ के स्तर पर प्रभाव देखिए। एक और केसर है जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का हिस्सा है, एक अत्यंत पवित्र और सुगंधित सामग्री। हाँ, और दूसरी ओर केसर है जो जंगल के एक खूंखार जानवर के शारीरिक हिस्से को दर्शाता है। मुझे यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प लग रही है। जरा सोचिए, प्राचीन काल में जब कोई महाकाव्य लिखा जा रहा हो और कोई कवि किसी भव्य मंदिर में हो रहे अनुष्ठान का वर्णन कर रहा हो, अगर वो कवि या उसके बाद उस ग्रंथ की प्रतिलिपि बनाने वाला कोई व्यक्ति अनजाने में तालव्य श की जगह दंत्य स लिख दे तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा दृश्य ही बदल जाएगा। बिल्कुल। वो कविता जो आस्था और पवित्रता से भरी थी अचानक एक जंगली जानवर के वर्णन में बदल जाएगी। मतलब देवता को केसर अर्पित किया गया, ये वाकई अपने आप में हास्यास्पद और डरावना हो जाएगा। सही बात है। और यही वो जगह है जहां एक लेखक या वक्ता की जिम्मेदारी तय होती है। ये सिर्फ एक व्याकरणिक त्रुटि नहीं रह जाती, ये एक सांस्कृतिक दुर्भाग्य बन जाती है। एकदम सटीक शब्द कहा आपने, सांस्कृतिक और संदर्भात्मक दुर्घटना। भाषा हमें ये सुविधा देती है कि हम बहुत कम ध्वनियों का इस्तेमाल करके असीमित अर्थ पैदा कर सकें, लेकिन इसके बदले में वो हमसे चरम स्तर की सतर्कता भी मांगती है। सतर्कता की बात करें तो हमारा दूसरा युग्म भी कुछ ऐसा ही है। ये समाज के एक कड़वे सच और जीवन के अंतिम सत्य को आपस में जोड़ता है। मैं समझ रही हूँ आप किस युग्म की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जोड़ा है कंगाल और कंकाल। हम सभी जानते हैं कि कंगाल का अर्थ है वो व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हो, जो घोर दरिद्रता में जी रहा हो। बिल्कुल। और वहीं कंकाल का अर्थ है शरीर की अस्थियों का ढांचा। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या आपको नहीं लगता कि समाज में कंगाल शब्द को आज भी एक कलंक की तरह देखा जाता है? दुर्भाग्य से ऐसा ही है। जबकि कंकाल तो सिर्फ एक जैविक या वैज्ञानिक तथ्य है। भाषा इन दोनों को एक समान ध्वनि के इतने करीब क्यों रख रही है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इन दोनों शब्दों की संरचना को देखें तो पूरा बदलाव सिर्फ एक व्यंजन के खिसकने से हो रहा है। ग की जगह क का आना। बिल्कुल। अब आपके सवाल पर आते हैं। कंगाल शब्द वाकई समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की दुनिया का एक भारी शब्द है। यह समाज में मनुष्य के संघर्ष, उसकी हार और उसके अभाव की कहानी कहता है। लेकिन जैसे ही ग ध्वनि कठोर होकर क में बदलती है और शब्द कंकाल बनता है, हम अर्थशास्त्र से निकलकर सीधे जीव विज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। एकदम अलग विषय। हाँ, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही दार्शनिक समानता भी है। दोनों ही स्थितियां अंतिम शून्यता या अभाव को दर्शाती हैं। शून्यता? क्या बात है। कंगाल वो स्थिति है जहां धन और संसाधनों का अंतिम स्तर तक अभाव हो गया है, और कंकाल वो स्थिति है जहां शरीर से रक्त, मांस और जीवन का अभाव हो गया है और सिर्फ मूल ढांचा बचा है। तो भाषा ने बहुत ही चतुराई से अभाव की इन दो सबसे चरम स्थितियों को ध्वनियों के एक ही सांचे में ढाल दिया है। बिल्कुल सही। ये नजरिया वाकई हैरान करने वाला है। आर्थिक शून्यता और जैविक शून्यता का ऐसा भाषाई संगम। अब जब हम मानवीय स्थितियों की बात कर ही रहे हैं तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और मनोविज्ञान की तरफ चलते हैं। जी, मानव मनोविज्ञान का वो हिस्सा जहां हमारे रिश्ते और हमारी नैतिकता तय होती है। हमारा तीसरा शब्द युग्म मानवीय व्यवहार से जुड़ा है, कृतज्ञ और कृतज्ञ। ये बहुत ही शक्तिशाली युग्म है। कृतज्ञ वो है जो दूसरों द्वारा किए गए उपकार को मानता है, उसे याद रखता है, और कृतज्ञ वो है जो उपकार को पूरी तरह से भूल जाता है या उसे मानने से इनकार कर देता है। ये युग्म विरोधाभास का सबसे मारक और सटीक उदाहरण है। इस युग्म की शुरुआत कृत से होती है, जिसका अर्थ है किया हुआ कार्य। हाँ, कोई भी कर्म या उपकार। लेकिन सारा मनोवैज्ञानिक खेल शब्द के अंतिम हिस्से में छिपा है। कृतज्ञ में
जो ज्ञ जुड़ा है वो ज्ञान, स्मृति और स्वीकृति का प्रतीक है। यानी जानना। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि व्यक्ति उस किए गए कार्य को अपनी चेतना में सहेज कर रखता है। लेकिन कृतघ्न में जो घ्ना लगा है वो कोई सामान्य नकार नहीं है। तो ये सिर्फ भूलना नहीं है? नहीं, संस्कृत मूल के अनुसार घृणा का संबंध विनाश करने या मार डालने से होता है, जैसे हम शत्रुघ्न शब्द में देखते हैं, शत्रु को मारने वाला। बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि कृतघ्न होना सिर्फ भूल जाना नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा किए गए अच्छे काम की एक तरह से हत्या कर देना है। ये तो बहुत ही भारी नैतिक आरोप है। एकदम। ये सिर्फ एक भूल नहीं है, ये एक सक्रिय और नकारात्मक कृत्य है। जब आप किसी को कृतघ्न कहते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने उस अच्छाई को जानबूझकर नष्ट कर दिया है। यह दिखाता है कि हमारी भाषा ने मानवीय चरित्र के सबसे ऊंचे शिखर और सबसे निचली खाई को सिर्फ एक ध्वनि के अंतर से कैसे बांध दिया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे समाज के नैतिक तराजू हैं। और शायद इसीलिए साहित्य में इन शब्दों का इतना सोच समझकर प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम जिस अगले समूह की बात करने वाले हैं वो 2 नहीं बल्कि 3 शब्दों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जो पूरी तरह से मात्राओं के फेर पर निर्भर करता है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। ये शब्द हैं कच, कुछ और कूच। कच का अर्थ है केश या बाल, कुछ का अर्थ है वक्ष या स्तन, और कूच का अर्थ है प्रस्थान करना, जैसे किसी सेना का आगे बढ़ना। जी। मेरा सवाल यह है कि बिना मात्रा के, फिर एक छोटी मात्रा के साथ और फिर एक बड़ी मात्रा के साथ अर्थ का ये सफर इतना लंबा कैसे हो जाता है? यह हमारी भाषा के स्वर विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे हम उच्चारण में लगने वाले शारीरिक प्रयास और अर्थ के बीच के संबंध से समझ सकते हैं। शारीरिक प्रयास कैसे? देखिए, जब हम कच कहते हैं, जिसमें कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं है, सिर्फ एक सहज अ की ध्वनि है, तो उच्चारण बहुत ही शांत और स्थिर होता है। यह शरीर के सबसे ऊपरी और स्थिर हिस्से यानी बालों को दर्शाता है। बिना किसी जोर के हैं तो उच्चारण में होठों का थोड़ा सा घुमाव और हल्का सा प्रयास जुड़ जाता है। हाँ, कुछ होंठ आगे आते हैं। सही। और यह अभी भी शरीर रचना तक ही सीमित है, लेकिन असली छलांग तब लगती है जब हम बड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं। कूच। बड़ी मात्रा के उच्चारण के लिए फेफड़ों से अधिक हवा खींचनी पड़ती है, ध्वनि को लंबा खींचना पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ। ये ध्वनि का विस्तार सीधे तौर पर क्रिया के विस्तार से जुड़ गया है। बिल्कुल। कूच कहने में जो अतिरिक्त ऊर्जा लगती है वो उस ऊर्जा से मेल खाती है जो एक पूरी सेना को युद्ध के मैदान की ओर प्रस्थान करने में लगती है। एकदम सही पकड़ा आपने। स्थिरता से लेकर गतिशीलता तक का ये सफर सिर्फ मात्राओं के आकार में छिपी सांसों के खेल से तय हो रहा है। और इसीलिए प्राचीन कवियों ने इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सटीकता से किया है। जब वे किसी के सौंदर्य का वर्णन करते थे तो उन्हें बहुत सचेत रहना पड़ता था कि वे कच और कुछ का सही स्थानों पर प्रयोग करें। बिल्कुल, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता। क्योंकि अगर उस सौंदर्य वर्णन के बीच में गलती से कूच शब्द आ जाए तो पूरी सेना चल पड़ेगी। हाँ, कविता का पूरा रस ही भंग हो जाएगा। वो श्रृंगार रस से अचानक वीर रस या यात्रा वृत्तांत में भटक जाएगी। ये तो किसी भी कवि के लिए एक दुस्वप्न जैसा होगा। चलिए, अब सौंदर्य और वर्णन की बात से आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां युग्म सीधे तौर पर चमक और रिश्तों के ताने बाने से जुड़ा है। कांत और कांति। जी हाँ, ये शब्द हैं कांत और कांति। संग्रह बताता है कि कांत का अर्थ पति या चंद्रमा दोनों हो सकता है और कांति का अर्थ है चमक या आभा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ भाषा ने किसी भौतिक अस्तित्व और उसके अमूर्त गुण के बीच एक बहुत ही महीन रेखा खींची है। वो कैसे? देखिए, कांत शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, चाहे वो मानवीय रिश्ते में पति हो जो कि एक सामाजिक इकाई है, हाँ, या फिर खगोल विज्ञान में चंद्रमा हो जो कि एक ब्रह्मांडीय इकाई है। दोनों ही अपने आप में एक धारक है जो कुछ धारण करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम इसमें छोटी मात्रा जोड़कर इसे कांति बनाते हैं, ये किसी भौतिक अस्तित्व से बदलकर एक गुण या प्रभाव में बदल जाता है। यानी चंद्रमा के पास जो चमक है वो उसकी कांति है। सही कहा। एक तरह से यह धारक और उसके द्वारा धारण किए गए गुण का रिश्ता है। प्राचीन साहित्य में हम अक्सर देखते हैं कि किसी आकर्षक व्यक्तित्व को कांत कहा जाता है और उसके चेहरे के तेज को कांति। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है। यह एक बहुत ही सकारात्मक और सौम्य युग्म है। लेकिन हमारा जो 6वां युग्म है वो इस सौम्यता को पूरी तरह से तोड़ देता है। अच्छा,
यहाँ हम इतिहास और उथल-पुथल की बात करने वाले हैं। शब्द है क्रांति और क्लांति। ओहो, यह युग्म मेरे पसंदीदा युग्मों में से एक है। क्रांति का अर्थ है उलट-पलट, विद्रोह या व्यवस्था में अचानक होने वाला बड़ा बदलाव। और क्लांति का अर्थ है घोर थकावट। इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ एक ध्वनि का है। लेकिन अर्थ की दूरी मीलों की है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा मानव इतिहास और समाज शास्त्र छिपा हुआ है। यहाँ मुख्य खेल र और ल की ध्वनियों का है। ध्वनियों का? हाँ, जब हम क्रांति शब्द का उच्चारण करते हैं तो र की ध्वनि में एक स्वाभाविक कंपन, एक घर्षण और एक प्रचंड ऊर्जा होती है। क्रांति रर, हाँ, एक कंपन है। क्रांति का अर्थ ही है स्थापित व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, जिसके लिए समाज के चरम स्तर की शारीरिक, मानसिक और वैचारिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एकदम सही। इसके ठीक विपरीत जब हम क्लांति बोलते हैं तो ल की ध्वनि बहुत ही शिथिल और प्रवाहमयी होती है। उसमें कोई घर्षण नहीं है। और ये अर्थ के साथ पूरी तरह मेल खाता है। क्रांति का मतलब ही है उस ऊर्जा का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। बिल्कुल। अगर हम इसे एक ऐतिहासिक चक्र के रूप में देखें तो हर बड़ी क्रांति के बाद समाज या व्यक्ति एक गहरी क्रांति में चला जाता है। वाओ। व्यवस्था से लड़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है, उसके बाद एक गहरी थकावट का आना स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये ऊर्जा के दो पूरी तरह से विपरीत छोर हैं। एक ऊर्जा का उबलता हुआ शिखर है और दूसरा ऊर्जा का पूर्ण शून्य। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत दार्शनिक चक्र है। क्रांति से जन्मी क्लांति। ऐसा लगता है जैसे इन शब्दों का निर्माण करते समय भाषाविदों ने सिर्फ ध्वनियों को नहीं, बल्कि मानव समाज के अनुभवों को गूंथा है। बिल्कुल। खैर, अब हम अपने 7वें और आखिरी शब्द युग्म की ओर बढ़ते हैं। और मैं बता दूं कि ये युग्म सिर्फ साहित्यिक चर्चाओं तक सीमित नहीं है। इसका व्यवहारिक पहलू भी है। जी, एक बहुत ही जमीनी और व्यवहारिक पहलू। ये शब्द हैं क्रम और कर्म। क्रम और कर्म। क्रम का अर्थ है सिलसिला या एक निश्चित व्यवस्था, और कर्म का अर्थ है काम या कार्य। इस संग्रह में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, हाँ, वह ये है कि यह प्रश्न सीजी व्यापम TET 2 की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि 14 में हुई थी। शिक्षकों की पात्रता के लिए जो परीक्षा होती है ना। अच्छा, यही वो बिंदु है जो इस पूरी चर्चा को हवाई बातों से निकालकर सीधे जमीन पर ला खड़ा करता है। बिल्कुल। अक्सर लोगों को लगता है कि क्रम और कर्म के बीच का ये बारीक अंतर सिर्फ कवियों और लेखकों की चिंता का विषय होना चाहिए। एक आम आदमी को इससे क्या लेना देना। हाँ, लोग यही सोचते हैं। लेकिन जब ये प्रश्न शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है तो इसके पीछे एक बहुत गहरा उद्देश्य होता है। परीक्षा लेने वाले ये जांचना चाहते हैं कि क्या भावी शिक्षक भाषा की इस सटीकता को समझता है। क्योंकि अगर एक शिक्षक ही इन दोनों शब्दों में भ्रमित हो जाएगा तो वो कक्षा में क्या पढ़ाएगा। जरा सोचिए, एक शिक्षक का काम बच्चों को पाठ्यक्रम का क्रम समझाना भी है और उन्हें जीवन में सही कर्म करने की प्रेरणा देना भी है। एकदम सही। ध्वनियों के स्तर पर देखिए, दोनों में क, र और म ही है। हाँ, अक्षर तो वही है, लेकिन र की जगह सब कुछ तय कर रही है। क्रम में र नीचे की तरफ यानी क के आधार में जुड़ता है, जो एक नींव, एक व्यवस्था या एक श्रृंखला का निर्माण करता है, एक कतार की तरह। बिल्कुल। जबकि कर्म में र ऊपर की तरफ चला जाता है, जो एक स्वतंत्र मानवीय क्रिया या हमारे कार्यों को परिभाषित करता है। एक शिक्षक के लिए यह स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है कि वे व्यवस्था यानी क्रम और क्रिया यानी कर्म के बीच के अंतर को समझें और वही स्पष्टता अपने छात्रों तक पहुंचाए। जी। अगर मार्गदर्शक ही रास्ता भटक जाए तो पीछे चलने वालों का क्या होगा। ये उदाहरण साबित करता है कि भाषा की बारीकियों को समझना कोई विलासिता नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की पेशेवर और सामाजिक जिम्मेदारियों का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने देखा कि कैसे उच्चारण का एक मामूली सा फेरबदल पूरी दुनिया बदल सकता है। सच में। हमने तालव्य और दंत के उस सूक्ष्म अंतर को समझा जो पवित्र कुमकुम यानी केशर को सिंह के बालों यानी केसर में बदल देता है। हमने देखा कि कैसे ग और क का बदलाव सामाजिक गरीबी जो कि कंगाल है, उसे शारीरिक शून्यता कंकाल से जोड़ देता है। और हमने कृतज्ञ और कृतघ्न के रूप में मानवीय नैतिकता के दोनों छोरों को परखा। हाँ, फिर मात्राओं के इस चमत्कार पर बात की जहां बिना मात्रा का कच स्थिरता को दर्शाता है
और बड़ी मात्रा का कूच सैन्य गतिशीलता को। हमने कांत और कांति के बीच अस्तित्व और उसके गुण के रिश्ते को भी देखा। ऊर्जा के दो विपरीत छोर, क्रांति और क्लांति के ऐतिहासिक चक्र को भी समझा। और अंततः क्रम और कर्म के जरिए ये जाना कि ये बारीकियां हमारी प्रयोगी परीक्षाओं और व्यावहारिक जीवन में कितनी अहमियत रखती हैं। अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो वो ये है कि जब हम सही शब्द और सही ध्वनि का चुनाव करते हैं तो हम केवल एक जानकारी का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते। हम दरअसल उस भाषा के प्रति, अपने विचारों के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे होते हैं। हर एक ध्वनि का अपना एक विशिष्ट वजन होता है, अपना एक इतिहास होता है, और उसे उसी वजन और सम्मान के साथ बोला जाना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत ही सटीक विचार है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा के बाद मेरे मन में एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो भले ही हमारे आज के स्रोत में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, अच्छा, लेकिन हमारे वर्तमान समय को देखते हुए ये विचार बेहद प्रासंगिक है। हाँ, और मैं चाहता हूं कि श्रोताओं के साथ साथ हम सभी इस पर थोड़ा विचार करें। बताइए। हम आज जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां हमारे संचार का ज्यादातर हिस्सा मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइपिंग के जरिए होता है, हम अक्सर जल्दबाजी में होते हैं। हाँ, समय की कमी है सबके पास। हमारे उपकरणों में स्वतः सुधार यानी ऑटो करेक्ट की तकनीकें मौजूद हैं। मशीनी सुझाव हमें पूरा वाक्य खुद ही लिख कर दे देते हैं। हम सुविधा के लिए शब्दों के शॉर्टकट घड़ लेते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस अत्यधिक तकनीकी निर्भरता और सुविधा की दौड़ में हम धीरे धीरे अपनी भाषा के इन सूक्ष्म अंतरों को खोते जा रहे हैं? ये एक बहुत ही गंभीर चिंता है। अगर हम बिना सोचे समझे टाइप कर रहे हैं और मशीन हमारी गलतियों को एक औसत अर्थ देकर सुधार रही है, तो वो शाह और सा का अंतर, वो रा और ला का घर्षण कहीं मशीनी कोड में गुम तो नहीं हो जाएगा? और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर मात्राओं का ये ज्ञान और शब्दों का ये बारीक अंतर हमारी रोजमर्रा की बोलचाल और लिखाई से पूरी तरह खत्म हो गया, तो इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? जरा कल्पना कीजिए, आज से 100 साल बाद जब आने वाली पीढ़ियां प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर के समृद्ध साहित्य को पढ़ेंगी, तो क्या वे उन ग्रंथों को उसी गहराई और उसी सटीक अर्थ के साथ समझ पाएंगी? या फिर उनके लिए वो सिर्फ एक सपाट और मृत भाषा बनकर रह जाएगी? बिल्कुल, जिसमें न तो क्रांति की कोई गूंज होगी और न ही क्लांति की कोई गहराई। ये सच में बहुत डरावना विचार है। ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सुविधा की कीमत कहीं हम अपनी सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर को चुकाकर तो नहीं दे रहे हैं। हमें इस पर जरूर सोचना चाहिए। इसी सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। श्रोताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि भाषा की इस असीमित और सुंदर दुनिया में ऐसे ही खोते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, अपने शब्दों और उनकी ध्वनियों को लेकर हमेशा सचेत रहिए। इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिंदी के समान लगने वाले शब्द युग्मों पर आपका त्वरित सारांश है। आज हम उन जुड़वा शब्दों की गुत्थी सुलझाएंगे जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर उनका मतलब न एकदम अलग होता है। देखिए, इनकी बारीकी समझना रोजमर्रा की बातचीत और CGPSC जैसी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल रामबाण है। तो पहला है मात्राओं का खेल। यहां एक छोटी सी गलती सब पलट देती है। जैसे ग्रह आपके आकाशीय पिंड है और ग्रह आपका घर। आपको बता दूं, ये सीधे CGPSC मेंस 2012 में पूछा गया था। ऐसे ही एक और उदाहरण है गिरीश यानी हिमालय, जबकि गिरीश हम भगवान शिव को कहते हैं। है ना कमाल का अंतर? अब दूसरा पॉइंट है ध्वनियों का हेरफेर, जहां सिर्फ एक व्यंजन बदलते ही पूरा अर्थ बदल जाता है। CGPSC 2018 में कई लोग गणना और गणना में काफी उलझे थे। बस इतना याद रखिए, कांटा गड़ता है यानी चुपता है, पर मूर्ति गढ़ी या बनाई जाती है। ऐसे ही आपकी गाड़ी वाहन है और गाढ़ी किसी चीज का गहरापन है। और तीसरा दिलचस्प पहलू है एक ही शब्द के अलग अलग रूप। जैसे गज को ही लें, ये हाथी भी है और दूरी नापने की इकाई भी। अब योग्यता वाले शब्दों को देखिए। जो गाया जा सके वो घेय है, ये भी PSC का सवाल था। और जो जाना जा सके उसे घेय कहते हैं। और हाँ, चलते चलते याद रखें, गण एक समूह है, जबकि गणना का मतलब गिनती है। कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदी में एक छोटी सी मात्रा या बिंदु पूरे वाक्य का अर्थ पलट सकती है। इसलिए शब्दों की ये बारीकी समझना आपके लिए सच में बेहद जरूरी है। आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ चीजें हमारी नजरों से बच जाती हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा जो विषय है
वो इन्हीं छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में है। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के कुछ खास शब्द युग्मों के बारे में। मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में होमोफोन्स कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उसमें ऐसे ही शब्दों की एक पूरी सूची है। जी, और ये कोई साधारण सूची नहीं है। ये ऐसे शब्द हैं जो सुनने में तो जुड़वा लगते हैं, लेकिन अगर आप इनके अर्थ देखें तो वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सही कहा। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम ये समझें कि कैसे हिंदी में ध्वनियों या मात्राओं में एक मामूली सा बदलाव शब्दों के अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है। सटीक उच्चारण क्यों इतना जरूरी है? देखिए, इस चर्चा का उद्देश्य केवल इन शब्दों के अर्थ रटना नहीं है। हम भाषा की संरचना और उसमें छिपे उन आश्चर्यजनक तत्वों को खोजना चाहते हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि जो लोग भाषा को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए ये एकदम एक आहा पल होने वाला है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। ये शब्द केवल एक सूची नहीं है, बल्कि भाषा की सुंदरता का खजाना है। तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं। हमारे स्रोत में जो सबसे पहला उदाहरण है वो है अचर और अचर। चर और अचर। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे बस एक अक्षर का ही तो फर्क है ना? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार चर का अर्थ है चरने वाला या चलने वाला, और अचर का अर्थ है अचल, यानी जो स्थिर है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे सिर्फ एक अ उपसर्ग के जुड़ने से सब कुछ बदल जाता है। मतलब एक तरफ गतिशीलता है जो चल रही है, चल रही है, और दूसरी तरफ अचानक से स्थिरता आ गई। हाँ, अध्वनि भाषा विज्ञान में अक्सर विपरीत अवस्था को दर्शाती है। चर में एक ऊर्जा है, एक गति है, लेकिन जैसे ही आप अ लगाते हैं, वो गति एकदम से रुक जाती है, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। एकदम सही। ये गति और स्थिरता के बीच का एक बहुत बड़ा वैचारिक विरोधाभास है जो सिर्फ एक छोटी सी ध्वनि से पैदा होता है। ये सच में कमाल है। और इसी से मिलता जुलता हमारा अगला शब्दयुग्म है चरण और चारण। चरण मतलब पैर और चारण मतलब भाट या गायक। यहाँ ये बात बहुत ही रोचक हो जाती है कि सिर्फ एक आ की मात्रा का अंतर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, सोचिए, चरण जो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हमारा आधार है, और चारण एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक पहचान है। एक कवि या गायक जो पुराने समय में दरबारों में गाता था। अरे सोचिए, कोई बहुत सम्मान से कहना चाहता है कि मैं आपके चरण छूता हूं, लेकिन अगर जल्दबाजी में वो कह दे मैं आपके चारण छूता हूं तो हाँ, तो वो बहुत ही अजीब और हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। पैर छूने की वो गंभीर बात सीधे एक गीत गाने वाले व्यक्ति को छूने में बदल जाएगी। बिल्कुल, लिखने या बोलने में जरा सी चूक सच में अर्थ का अनर्थ कर सकती है। और यही बात भाषा को इतना संवेदनशील बनाती है। ध्वनियों का ये जो खेल है वो बहुत ही नाजुक है। हाँ, और अगर हम हास्य की बात कर ही रहे हैं तो हमारा अगला जो युग्म है वो तो और भी मजेदार है। शब्द हैं चपत और चंपत। ये दोनों तो आपस में बहुत ही मजेदार तरीके से जुड़े हुए हैं। स्रोत के अनुसार चपत का अर्थ है थप्पड़, और चंपत का मतलब है गायब हो जाना। मतलब कोई रुका ही नहीं, सीधा प्रफु चक्कर। अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बहुत ही नाटकीय लगता है। एक क्रिया है प्रहार करना और दूसरा है उसका परिणाम। हाँ, जैसे एक काल्पनिक स्थिति सोचिए, किसी ने किसी को एक चपत लगाई और वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वहां से चंपत हो गया। मतलब चपत पड़ी और इंसान चंपत। और इसके पीछे का जो ध्वनि विज्ञान है वो और भी गहरा है। चपत बोलते समय होठों से एक तेज ध्वनि निकलती है जो थप्पड़ की तरह ही अचानक और तीखी है। हाँ, चपत बोलते ही बात वहीं खत्म हो जाती है, कोई ठहराव नहीं है। लेकिन चंपत में कुछ अलग होता है। बिल्कुल, चंपत में जो अनुनासिक ध्वनि आ गई है ना, वो आधा माँ। जब हम चंपत बोलते हैं तो उस आधे म के कारण हमारे होंठ एक पल के लिए बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो वो जो होंठ बंद होते हैं, वो होठों का बंद होना उस पलायन की क्रिया को महसूस कराता है, जैसे कोई चीज बंद दरवाजे के पीछे गायब हो गई हो। सिर्फ एक अनुनासिक ध्वनि एक शारीरिक प्रहार को सीधे गायब होने में बदल देती है। ये सच में बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। ऐसा लग रहा है जैसे शब्द खुद ही एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे हो। लेकिन चलिए अब थोड़ी गंभीर चीजों की तरफ चलते हैं, प्रकृति की तरफ। हाँ, प्रकृति के भी अपने अलग ही रूप हैं भाषा में। हमारा अगला युग्म है चक्रवात और चक्रवाक। अब देखिए, दोनों शब्द चक्र से शुरू होते हैं, मतलब कुछ गोल गोल घूम रहा है, लेकिन इनका अंत कितना अलग है। ये विरोधाभास का बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। चक्रवात का अर्थ है बवंडर,
जो प्रकृति का बहुत ही रौद्र और विनाशकारी रूप है। और दूसरी तरफ है चक्रवाक, जिसका अर्थ है चकवा पक्षी, एक बेहद शांत और सुंदर प्राणी। अंतर कैसे पैदा हो रहा है? सिर्फ अंतिम अक्षर के बदलने से, त और क का अंतर। हाँ, मतलब त एक बहुत ही कठोर ध्वनि लगती है। बिल्कुल, जब हम चक्रवात बोलते हैं तो त ध्वनि दांतों से टकराकर एक कठोरता लाती है जो उस खतरनाक हवा को दर्शाती है। लेकिन चक्रवाक में क ध्वनि गले से बहुत कोमलता से निकलती है। ये सोचना कितना अजीब है ना कि उच्चारण में इस छोटे से अंतर से इतना बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। मतलब अगर कोई न्यूज एंकर गलती से कह दे कि हमारी तरफ एक भयंकर चक्रवात आ रहा है तो लोग डरने के बजाय शायद उस भयंकर पक्षी को देखने के लिए बाहर आ जाए। या एकदम। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ध्वनि की स्पष्टता सिर्फ साहित्य के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा के संचार के लिए भी जरूरी है। सही कहा आपने। और संचार की इसी बारीकी को हमारा अगला शब्दयुग्म भी बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो शब्द है चाश और चास। अब तो हम फ्लो में आ गए हैं तो ये अंतर समझना और भी मजेदार लग रहा है। तो स्रोत के अनुसार जो पहला शब्द है चाश, जिसमें षटकोण वाला श है, उसका अर्थ है नीलकंठ पक्षी। और दूसरा शब्द है चास, जिसमें सपेरा वाला स है, जिसका अर्थ है खेत की जुताई। तो इन सब का क्या मतलब है? सीखने वालों के लिए ये जानना कितना आश्चर्यजनक है कि श और स के उच्चारण का वास्तविक जीवन में इतना अधिक महत्व है। ये सीधे तौर पर जमीन और आसमान के बीच का अंतर है। जब आप चाश बोलते हैं तो आपकी कल्पना एक सुंदर नीलकंठ पक्षी की तरफ जाती है जो आसमान में उड़ रहा है। और जैसे ही हम चास बोलते हैं तो हम सीधे जमीन पर आ जाते हैं। मिट्टी, किसान और खेत की जुताई। बिल्कुल, एक तरफ आसमान की ऊंचाई है और दूसरी तरफ जमीन की कठोर मेहनत। ग्रामीण परिवेश में ये दोनों दृश्य एक साथ हो सकते हैं। हाँ, मतलब एक किसान चास कर रहा है और आसमान में एक चाश उड़ रहा है। और भाषा ने इन दोनों को सिर्फ एक व्यंजन ध्वनि के धागे से अलग अलग बांध रखा है। श बोलते समय जीभ तालू को छूती है और स बोलते समय दांतों के करीब आती है। मतलब मुंह के अंदर जीभ की थोड़ी सी जगह बदलने से बाहर की दुनिया में आसमान सीधे जमीन पर आ जाता है। ये भाषा की बहुत ही अद्भुत कारीगरी है। और यही कारीगरी हमारी संस्कृति को सहेज कर रखती है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा में उच्चारण की सटीकता कोई उबाऊ नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह सही अर्थ और भावना को संप्रेषित करने की कुंजी है। हमने देखा कैसे चर अचर में एक छोटी सी ध्वनि गति और स्थिरता तय करती है, और कैसे चरण और चारण शरीर के हिस्से को इतिहास बना देते हैं। चपत और चंपत हास्य पैदा करते हैं, और चक्रवात चक्रवाक प्रकृति के उग्र और शांत रूपों को अलग करते हैं। चाश चास हमें आसमान से जमीन पर ले आते हैं। हर शब्द युग्म अपने आप में एक अलग ही दुनिया समेटे हुए है। सही कहा। यह जानकारी हम सबको भाषा के प्रति और अधिक जागरूक बनाती है। ये दिखाती है कि शब्दों का सही चयन क्यों मायने रखता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो मैं श्रोताओं के सामने भी रखना चाहूंगी। हाँ, बताइए, वो क्या सवाल है? आज के समय को देखिए, हमारी संवाद शैली कितनी तेज और डिजिटल हो गई है। हम फोन पर बहुत तेजी से टाइप करते हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इस तेजी में उच्चारण की इन सूक्ष्म बारीकियों को खो रहे हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक विचार है ना? यदि भविष्य में ये मिलते जुलते शब्द जल्दबाजी में एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए तो क्या होगा? क्या भाषा अपनी इस मूल सुंदरता, गहराई और स्पष्टता को हमेशा के लिए खो देगी? ये सच में एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। अगर सटीकता नहीं रहेगी तो शायद सब कुछ संदर्भ के भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और शायद इसी सवाल के साथ हम श्रोताओं को आज सोचने के लिए छोड़ देते हैं। भाषा की ये जादुई दुनिया बहुत विशाल है, बस हमें थोड़ा ठहर कर इसे महसूस करने की जरूरत है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही खास स्रोत पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है द लेक्सिकॉन ऑफ होमोफोन्स एंड सटल नुआंसेस। तो इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के उन समरूपी शब्दों की परतों को खोलना है जो देखने और सुनने में लगभग जुड़वाएं लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उनके अर्थों में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। एकदम सही कहा आपने। भाषा का यह पहलू किसी जादू जैसा ही है, जहां सिर्फ एक मात्रा या एक छोटी सी बिंदी पूरी की पूरी कहानी का संदर्भ ही बदल देती है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाषा में सटीकता सिर्फ व्याकरण के नियमों तक सीमित नहीं होती। शब्दों का सही चुनाव असल में हमारे विचारों की स्पष्टता का आईना होता है।
जैसे किसी आधिकारिक दस्तावेज या गंभीर बातचीत में अगर गलत शब्द आ जाए तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। यह सिर्फ सही बोलने की बात नहीं है, बल्कि यह तय करने की बात है कि जो कहा जा रहा है उसका वही मतलब निकाला जाए जो इरादा था। बिल्कुल। और मात्राओं का जो खेल इस स्रोत में समझाया गया है वो बहुत ही रोचक है। हम चरी और चरी का ही उदाहरण ले लेते हैं। जो लोग भाषा विज्ञान को करीब से देखते हैं उनके लिए ये जानना मजेदार होगा कि बड़ी ई की मात्रा वाली चरी का मतलब है चरागाह, और छोटी ई की मात्रा वाले चरी का अर्थ पशु होता है। हाँ, और इसे याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका भी दिया गया है कि चरी चरी में चढ़ते हैं, मतलब पशु चरागाह में चढ़ते हैं। ये तो इसे दिमाग में बैठाने का एक शानदार तरीका है। इसी तरह चुकना और चूकना के बीच का अंतर भी रोजमर्रा के जीवन में बहुत गहरा असर डालता है। चुकना का अर्थ है किसी चीज का समाप्त हो जाना, जैसे किसी काम का खत्म होना। और वहीं बड़ी ऊ की मात्रा के साथ चूकना का मतलब है कोई अवसर गवा देना या समय पर कोई काम न कर पाना। एकदम सही। ये सिर्फ अक्षरों का हेरफेर नहीं है, बल्कि ये तो सीधे समय और अवसर के बीच का फर्क है। और पुराने साहित्य में अक्सर चिर और चीर का उपयोग भी बहुत देखने को मिलता है। चिर का मतलब है पुराना या आदिकाल, जैसे हम चिरकाल कहते हैं, लेकिन अगर उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाए तो वो चीर बन जाता है, जिसका अर्थ वस्त्र होता है। जी, और इसी सूची में एक और कमाल का उदाहरण चेली और चैली का है। चेली का स्पष्ट अर्थ तो शिष्या होता है, लेकिन सिर्फ एक और मात्रा जुड़ने से ये चैली बन जाता है, जिसका मतलब है लकड़ी के पतले टुकड़े। कोई भी शिष्या को लकड़ी का टुकड़ा न समझ ले, इसलिए ये जानना जरूरी है। सोचिए, पुराने समय के गुरु शिष्य प्रसंगों को पढ़ते समय अगर गलती से चेली की जगह चैली पढ़ लिया जाए तो अर्थ का जो अनर्थ होगा वो किसी भारी भ्रम से कम नहीं होगा। शिष्या का अचानक लकड़ी का टुकड़ा बन जाना सच में भाषा की इसी ताकत को दर्शाता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम सिर्फ एक बिंदी के प्रभाव को देखते हैं। आप चिंता और चिता की बात कर रही हैं ना? जी बिल्कुल। चिंता, जिसका मतलब है फिक्र, और चिता, जिसका अर्थ है शव जलाने की तैयारी। मात्र एक बिंदी का हटना दैनिक जीवन की फिक्र को सीधे जीवन के अंत तक पहुंचा देता है। ये भाषा की सूक्ष्मता का एक बेहतरीन प्रमाण है। वर्णों का प्रभाव भी इस मामले में बहुत मायने लगता है। चर्म और चरम के बीच का वैचारिक अंतर इसे और स्पष्ट करता है। चर्म का मतलब केवल खाल या त्वचा है, जो पूरी तरह से भौतिक है, जिसे छुआ जा सकता है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ चरम का अर्थ है अंतिम या शिखर। ये एक अमूर्त या वैचारिक अवस्था है, जैसे चरम सीमा। दोनों शब्द एक ही मूल से आते हुए लगते हैं, लेकिन एक भौतिकता को दर्शाता है और दूसरा वैचारिकता को। इसी तरह चूर और छूड़ का बारीक फर्क भी है। चूर का अर्थ है कण या चूरण, जैसे कोई चीज टूटकर बिखर जाए, जबकि छूड़ का मतलब है चोटी या सिर। इन दोनों का उपयोग भी अक्सर अलग अलग संदर्भों में होता है, लेकिन सुनने में ये इतने करीब हैं कि कोई भी आसानी से धोखा खा सकता है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इन शब्दों के अर्थ आपस में एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर जुड़े हुए भी मिल सकते हैं। इस लेक्सिकॉन में चषक और चषक का जो विश्लेषण है वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। चषक यानी प्याला या सुरापात्र, और चषक का अर्थ है लत या आदत। जी, ये ध्यान देने वाली बात है कि कैसे एक प्याले यानी चषक का बार बार इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति को एक खतरनाक लत यानी चषक की ओर ले जा सकता है। यह तो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संबंध है। प्याला और लत दोनों शब्द व्याकरण और अर्थ दोनों मायनों में एक दूसरे के कितने करीब हैं। इस पूरी चर्चा से स्पष्ट होता है कि भाषा में थोड़ी सी भी लापरवाही या अज्ञानता बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर सकती है। सही बात है। जानकारी के इस तेज युग में जब संचार इतनी तेजी से हो रहा है, ज्ञान को इस तरह से गहराई से समझना और उसे सही जगह लागू करना बेहद मूल्यवान है। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार जो आगे की खोज के लिए पीछे छूट जाता है, वो ये है कि क्या भाषा में ये बेहद सूक्ष्म अंतर प्राचीन विद्वानों ने जानबूझकर किसी की भाषाई बुद्धिमत्ता और एकाग्रता को परखने के लिए गढ़े थे, या फिर ये सदियों तक अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के उच्चारण की गलतियों और अपभ्रंश के कारण अपने आप ही विकसित हो गए। ये भाषा विज्ञान का एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा नई बहसों के लिए दरवाजे खोलता रहेगा। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम बात कर रहे हैं द लेक्सिकन ऑफ हिंदी होमोफोन्स की। हम सब जानते हैं कि हिंदी में सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द
कितने पेचीदा हो सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ उनके सतही अर्थ नहीं देखने वाले। हाँ, बल्कि उन अर्थों के पीछे के मनोविज्ञान और गहराई को समझने वाले हैं। बिल्कुल। कई बार उच्चारण का एक मामूली सा घुमाव पूरी कहानी ही पलट देता है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये जो लेक्सिकन है ना, ये असल में सिर्फ शब्दों की सूची नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी भाषा का विकास हुआ। जब हम इन समान लगने वाले शब्दों की गहराई में जाते हैं तो उनके पीछे का पूरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ खुलकर सामने आ जाता है। और इसी बात को समझने के लिए छत्र और क्षत्र को ही ले लीजिए। पढ़ने में ये दोनों बहुत करीब लगते हैं, एकदम करीब लगते हैं, लेकिन इनका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो पूरी तरह से विपरीत दिशाओं में जाता है। वो इसलिए क्योंकि इनकी जड़ें बहुत अलग हैं। मतलब छत्र का मूल विचार आश्रय या बचाव से जुड़ा है, जैसे कोई छाता या चंदोवा जो आपको सुरक्षित रखता है। हाँ, और इसके विपरीत अगर हम देखें तो प्राचीन ग्रंथों में क्षत्र का सीधा संबंध अधिकार, सत्ता और शक्ति से है। सही कहा। मतलब एक तरफ वो ऊर्जा है जो संरक्षण देती है और दूसरी तरफ वो ऊर्जा है जो शासन करती है या योद्धा वाली ताकत दिखाती है। अब संरक्षण की बात करें तो इसी से जुड़ा शब्द छात्र बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अक्सर हम इसे सिर्फ विद्यार्थी मान लेते हैं। हाँ, जो कि एक आम धारणा है। हाँ, लेकिन लेक्सिकन इस बात पर जोर देता है कि छात्र असल में वो है जो गुरु के छत्र यानी उनकी छाया या संरक्षण में रहता है। और वहीं अगर हम सत्ता या योद्धा वाली ऊर्जा यानी क्षत्र को थोड़ा और विस्तार दें तो वो क्षात्र बन जाता है, जिसका अर्थ होता है क्षत्रिय से संबंधित। हाँ, या उस शक्ति से जुड़ा हुआ। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे मूल विचार अपनी जगह कायम रहता है। छत्र की रक्षात्मक भावना विद्यार्थी तक पहुंचती है और शत्र की आक्रामक या शासक वाली भावना शास्त्र धर्म जैसी चीजों में बदल जाती है। बिल्कुल। अब रक्षा और शक्ति के इस गहरे दर्शन से निकलकर अगर हम रोजमर्रा की भाषा पर आएं तो लेक्सिकन में एक ऐसा उदाहरण है जो बहुत हैरान करने वाला है। यहाँ ये बात बहुत ही रोचक हो जाती है। मैं समझ रही हूँ आप छिपना और छीपना की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, इन दोनों के बीच अर्थ का जो फासला है वो किसी भी स्थिति को पूरी तरह से रहस्य से निकालकर कॉमेडी में बदल सकता है। ये सच में भाषा की बारीकी का चरम है। मतलब छिपना यानी खुद को अप्रकट करना या नजर से दूर हो जाना। लेकिन अगर बोलते समय उस ई की मात्रा को थोड़ा सा खींच दिया जाए और वो छीपना बन जाए तो उसका सीधा अर्थ होता है मछली फंसाकर निकालना। बाप रे। सोचिए कोई रहस्यमयी कहानी चल रही हो और वहां अचानक मछली पकड़ने का प्रसंग आ जाए। इमेजिन कीजिए कोई कह रहा है कि मैं वहां जाकर छिप गई और गलती से उच्चारण लंबा हो जाए। हाँ। अचानक वो इंसान किसी जासूसी मिशन से निकलकर सीधे तालाब किनारे कांटा डालकर बैठ जाता है। हाँ, एकदम से कहानी बदल गई। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी भाषा में ध्वनियों की व्यवस्था कितनी सटीक और संवेदनशील है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हिंदी केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह एक बेहद कसी हुई व्यवस्था है। मात्राओं और ध्वनियों की सटीकता यह तय करती है कि आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं, ज्ञान की शक्ति की या फिर मछली पकड़ने की। सही बात है। और इसी सटीकता के साथ एक बहुत ही अजीब लेकिन सोचने वाली बात जहन में आती है। वो क्या? जब छिपना और छीपना जैसी एक छोटी सी मात्रा से अर्थ गायब होने से लेकर मछली पकड़ने तक इतनी नाटकीय रूप से बदल सकता है। हाँ। तो क्या ये संभव है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कई बड़े विवाद या गलतफहमियां किसी गहरे मतभेद का परिणाम न होकर केवल शब्दों के गलत उच्चारण या सुनने की मामूली चूक का नतीजा हो? ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है ना? शायद अगली बार किसी बहस के बीच हमें रुक कर सोचना चाहिए कि कहीं बात छिपने की हो रही थी और हमने छीपना तो नहीं सुन लिया। आज के इस गहन अध्ययन में हम हिंदी भाषा की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां मतलब एक मामूली सी बिंदी या कह लें एक अकेली मात्रा पूरी कहानी का रुख ही पलट सकती है। और आज की ये जो हमारी गहरी चर्चा है ना, वो उन लोगों को बहुत पसंद आने वाली है जो भाषा की इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना और जीना पसंद करते हैं। हाँ, असल में हम बात कर रहे हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों की। मतलब आसान भाषा में वो शब्द जो सुनने में तो एकदम एक जैसे लगते हैं पर असल जिंदगी में उनका बर्ताव और अर्थ बिल्कुल अलग होता है। सही कहा। और ये देखना वाकई हैरान करने वाला होता है कि कैसे बस एक साधारण सा नुक्ता पूरी बात का वजन ही बदल देता है। जैसे अगर हम जैसे जरा और जरा वाला उदाहरण ही ले लीजिए। बिल्कुल।
बिना नुक्ते वाले जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। बिल्कुल, और अगर उसी ज के नीचे हम एक छोटा सा बिंदु मतलब नुक्ता लगा दें तो वो जरा बन जाता है, जिसका अर्थ है थोड़ा या अल्प। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ उच्चारण का खेल नहीं है, ये भाषा की सटीकता का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। देखिए, नुक्ते के अलावा मात्राओं का असर भी बहुत गहरा होता है। अगर हम छोटी और बड़ी मात्राओं के हेरफेर को देखें तो शब्द की पूरी पहचान ही बदल जाती है। मतलब जैसे जिला और जिला की बात करें तो छोटी ई की मात्रा वाले शब्द जिला का सीधा संबंध तो एक प्रशासनिक मंडल या डिस्ट्रिक्ट से है ना। हाँ, और वहीं अगर उस पर हम बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो वो जिला हो जाता है, जिसका वास्ता सीधे तौर पर चमक या आभा से होता है। अरे वाह, मतलब सिर्फ एक मात्रा बदलते ही पूरा का पूरा प्रशासनिक मंडल एक चमक में बदल गया। बिल्कुल, और इसी तरह का एक और बहुत दिलचस्प रूप हमें जूती और जूती में देखने को मिलता है। जहां त पर छोटी मात्रा वाली जूती गति या स्पीड को दिखाती है और बड़ी मात्रा लगा देने से वो पैरों में पहनने वाली जूती बन जाती है। सोचिए, अगर बोलते या लिखते समय जरा सी चूक हो जाए तो स्थिति कितनी हास्यास्पद हो सकती है। अरे हाँ, अगर कोई गति के संदर्भ में बात कर रहा हो और सुनने वाला उसे छोटा जूता समझ ले तो पूरा का पूरा संवाद ही अपनी पटरी से उतर जाएगा। एकदम सही कहा आपने। ये तो खैर मात्राओं की बात हुई, पर असली परेशानी तो तब होती है जब इस गलती का असर सीधे हमारी खाने की प्लेट पर पड़े। जामन और जामुन के बीच की उलझन, हाँ, ये काफी मजेदार है। जामन जो असल में दूध जमाने वाली खटाई होती है, और जामुन जो एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। अब किसी को स्वादिष्ट फल की उम्मीद हो और उसकी जगह खटाई मिल जाए तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा ना। अरे बाप रे, प्लेट वाली बात तो एकदम सटीक है। और ये उलझन सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है, शरीर और उम्र के मामलों में भी है, जैसे जुबान और जवान। हाँ, जहाँ जुबान का नाता हमारी बोली या भाषा से है, वहीं जवान का सीधा अर्थ युवा होने से है। और अगर रूप रंग की बात करें तो जुड़ा और जुड़ा का फर्क भी इसी में आता है। एक और जुड़ा मतलब किसी चीज से संलग्न होना या जुड़ना, और जुड़ा का सीधा नाता बालों को बांधने के उस खास तरीके से है। ये सब दिखाता है कि हमारा रोजमर्रा का संचार कितना नाजुक होता है। और इस नाजुक संचार का सबसे तगड़ा और गहरा उदाहरण तो शायद खेती और खेल वाले संदर्भ में देखने को मिलता है। हाँ, आप जुआ और जुआ की बात कर रही हैं। बैलगाड़ी या हल चलाते समय बैलों के कंधों पर जो लकड़ी रखी जाती है उसे जुआ या जुड़ा कहते हैं। लेकिन अगर उच्चारण में थोड़ी सी भी ढील दी और उसे जुआ कह दिया तो बात सीधे द्यूत क्रीड़ा या गैम्बलिंग पर पहुंच जाती है। और यहाँ जो सबसे गहरी बात उभर कर आती है वो है इन दोनों शब्दों के पीछे छिपा हुआ भारी विरोधाभास। एक शब्द जुआ कड़ी मेहनत, पसीने और कृषि का प्रतीक है, और दूसरा जुआ बिना कोई मेहनत किए पैसे दांव पर लगाने का सूचक है। मेहनत और किस्मत का ऐसा सीधा टकराव शायद ही कहीं और देखने को मिले। बिल्कुल। इन तमाम उदाहरणों से गुजरने के बाद ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हिंदी में शब्दों का ये तालमेल कोई संयोग नहीं है। हाँ, और अगर इन सब बातों को एक सूत्र में पिरोएं तो ये साफ होता है कि भाषा की ये सटीकता सिर्फ व्याकरण के कठोर नियम नहीं है। सही, ये हिंदी की गहराई और स्पष्ट संवाद करने की उसकी अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। उच्चारण और लेखन में बरती गई थोड़ी सी सावधानी अर्थ का अनर्थ होने से बचा सकती है। भाषा तब सबसे ज्यादा सशक्त होती है जब उसे उसकी पूरी बारीकी और सम्मान के साथ इस्तेमाल किया जाए। एकदम सही कहा, और यही बारीकियां किसी भी भाषा को उसकी असली खूबसूरती देती हैं। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा को विराम देने से पहले एक सोचने वाली बात है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां ऑटो करेक्ट का राज है, जहां हम बहुत तेजी से टाइप करते हैं, हाँ, क्या वहां भाषा की ये खूबसूरत और सूक्ष्म बारीकियां पीछे छूटती जा रही हैं? तकनीक ने जिंदगी आसान तो की है, पर क्या इस जल्दबाजी में भाषा अपनी वो पुरानी सटीकता और गहराई खो रही है? जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर भविष्य के हर संचार से पहले जरूर गौर करना चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लिखते समय पेन की एक छोटी सी बिंदी छूट गई हो बिल्कुल ना, और बात का पूरा बतंगड़ बन गया हो? बिल्कुल। आज के इस गहन चर्चा में, जो कि हिंदी होमोफोन्स के शब्दकोश के बेहद दिलचस्प स्रोतों पर आधारित है, हम यही खंगाल रहे हैं। मैं ये देखकर हैरान थी कि हमारा मकसद ये समझना है कि हिंदी में एक हलंत या एक मात्रा या महज एक नुक्ते की हेराफेरी से कैसे शब्दों के अर्थ जमीन से आसमान तक बदल जाते हैं। सही कहा,
ये उन सभी के लिए है जो कम समय में भाषा की गहराइयों को सटीक रूप से समझना चाहते हैं। चलिए इसे समझते हैं और शब्दों के इन जादुई बदलावों की शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, ये एक गणित की तरह बेहद सटीक प्रणाली है। हम अक्सर आम बोलचाल में शब्दों को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा डॉट या डंडा पूरी कहानी को एक नई दिशा दे सकता है। तो नुक्ते की बात चलिए तो उसी बिंदी से शुरू करते हैं। जाया और जाया दोनों सुनने में मतलब लगभग एक जैसे लगते हैं। हाँ, लेकिन अर्थ में बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत के अनुसार बिना नुक्ते वाले जाया का असल मतलब होता है व्यर्थ या बेकार चला जाना। और जैसे ही ज के नीचे वो छोटी सी बिंदी लगती है, वो जाया बन जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी। सोचिए ये कितनी अजीब स्थिति पैदा कर सकता है। एक तरफ कोई ऐसी चीज जो महत्वहीन हो गई है और दूसरी तरफ जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण पारिवारिक रिश्ता। एक बिंदी का भूलना कितने बड़े भ्रम का कारण बन सकता है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं सोच रही थी कि पारिवारिक रिश्तों का जिक्र आया है तो एक और ऐसा जोड़ा है जो घर के आंगन से निकलकर सीधे इतिहास के पन्नों में पहुंच जाता है। बिल्कुल, मेरा मतलब जिज़िया और जज़िया से है। एक छोटी सी मात्रा के बदलने से दोनों शब्दों का परिवेश पूरी तरह बदल जाता है। इन दोनों में ऐतिहासिक स्तर का वैचारिक अंतर है। स्रोत बताता है कि जिज़िया एक बेहद घरेलू और स्नेह भरा शब्द है जिसका इस्तेमाल बड़ी बहन के लिए होता है, लेकिन जज़िया इतिहास का एक बहुत ही विशिष्ट शब्द है। सही कहा। ये एक प्रकार का कर या टैक्स था जिसे अतीत में गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। हम यहाँ स्रोत में दी गई जानकारी को पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष रूप में रख रहे हैं। एक तरफ घर के भीतर का प्यार और दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक कराधान प्रणाली, उच्चारण में जरा सी जल्दबाजी और बड़ी बहन सीधा एक टैक्स बन जाए। और ये हेराफेरी सिर्फ मात्राओं या नुक्ते तक सीमित नहीं है। अगर हम हलंत के प्रभाव को देखें तो ये और भी चौंकाने वाला है। जगत शब्द को ही ले लीजिए। हाँ, जब त के नीचे वो छोटी सी तिरछी रेखा जिसे हम हलंत कहते हैं लगी होती है तो वो पूरे ब्रह्मांड या संसार को समेटे होता है। और अगर लिखते समय वो हलंत लगाना भूल गए तो वो जगत बन जाता है, यानी कुएं के चारों ओर बना हुआ चबूतरा। ब्रह्मांड की असीमित विशालता से सीधा एक कुएं की मुंडेर पर आकर गिरना। एक छोटी सी रेखा का ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला है। ये प्रभाव मात्राओं के खिंचाव में भी उतना ही गहरा है। जीवनी और जीवनी का उदाहरण लें। जीवनी जिसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, उसका अर्थ है संजीवनी बूटी। ये एक भौतिक चीज है जो साक्षात प्राण बचाने का काम करती है। और उसी न पर अगर बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाए तो वो जीवनी हो जाती है, यानी किसी का जीवन चरित्र। एक शब्द भौतिक रूप से जीवन देता है और दूसरा उस जीवन को इतिहास के पन्नों में शब्दों के जरिए हमेशा के लिए सहेज लेता है। सफर सिर्फ एक स्वर को थोड़ा लंबा खींचने का है। इस सफर में एक और पड़ाव है जो हमारी प्राचीन और आधुनिक सोच के बीच का पुल बनता है, जंत्र और यंत्र। यह महज शब्दों का खेल नहीं है। जंत्र अक्सर लोक भाषा और रहस्यवाद से जुड़ा है, जिसका अर्थ है ताबीज। ये प्राचीन आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जबकि यंत्र संस्कृत मूल का शब्द है जो मशीन को दर्शाता है, यानी आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति। ध्वनियां इतनी मिलती जुलती हैं, लेकिन एक विश्वास को बांधता है और दूसरा विज्ञान को। भाषा अपने आप में आस्था और विज्ञान दोनों को कितनी खूबसूरती से समेटे हुए है। इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद ये स्पष्ट है कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह एक बेहद सटीक प्रणाली है जहां एक छोटी सी ध्वनि या रेखा भी बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो चर्चा को समेटते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब महज एक हलंत या मात्रा के बदलने से कोई शब्द कुएं के छोटे से चबूतरे से उठकर सीधे संपूर्ण विश्व बन सकता है, तो जरा सोचिए, दिन भर की उस आम बातचीत में जहां अक्सर उच्चारण को लेकर लापरवाही होती है, क्या ये संभव नहीं कि अनजाने में ही हम अपनी बातों का पूरा मतलब ही बदल देते हों? ये एक ऐसी बात है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। स्वागत है आज की इस खास चर्चा में, इस गहरे विश्लेषण में, जहां आज हम हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों को टटोलने वाले हैं जो सुनने में एकदम जुड़वा भाई जैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, सुनने में एक जैसे, पर उनके अर्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब एक अक्षर या जरा सी ध्वनि बदलने से पूरी बात का मतलब कैसे पलट जाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, और भाषा सिर्फ ध्वनियों का समूह नहीं है ना,
ये अर्थ का एक पूरा विज्ञान है। आज जब मैं इन स्रोतों को देख रही थी तो एक बहुत ही आम शब्द सामने आया, डोंगी। डोंगी यानी एक साधारण छोटी नाव। और बस ड की जगह अगर ढ लगा दें तो बन गया ढोंगी। बिल्कुल, ढोंगी यानी एक पाखंडी या धोखा देने वाला इंसान। मतलब लकड़ी की एक साधारण नाव से बात सीधे एक नकारात्मक मानवीय गुण पर आ गई। सोचिए जरा, अगर कोई नदी किनारे खड़ा होकर कह दे कि उसे ढोंगी में बैठकर पार जाना है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमारी रोजमर्रा की बातचीत में ये अक्सर होता है, खासकर जब कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ स्पष्ट ना हो। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कई बार तो शब्द एकदम वही रहता है, बस संदर्भ बदल जाता है। जैसे ढाल को ही ले लीजिए। ढाल यानी रक्षक, युद्ध में बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज। सही कहा। और इसी शब्द का दूसरा मतलब है जमीन का स्लोप या उतराव। किसी ऐतिहासिक फिल्म के सीन की कल्पना कीजिए, जहां सेनापति चिल्लाकर कहे ढाल का इस्तेमाल करो, और सैनिक अपनी रक्षक ढाल छोड़कर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगे। संदर्भ के बिना तो भाषा का कोई वजूद ही नहीं है। ये तो पूरा कॉमेडी सीन बन जाएगा। वैसे उच्चारण की बात करें तो एक और बड़ा ही दिलचस्प युग्म सामने आया था, ढाढ़ी, ढ के साथ, जिसका मतलब होता है एक प्रकार के मुस्लिम गवैये या संगीतकार। और अगर इसे गलती से दाढ़ी कह दिया जाए, मतलब द के साथ, तो सीधे चेहरे के बालों की बात होने लगेगी। सोचिए, किसी संगीत की महफिल में अगर कोई तारीफ करते हुए कह दे कि क्या दाढ़ी ने गाया है, तो माहौल कितना अजीब हो जाएगा। द और ढ का ये मामूली सा अंतर पूरी महफिल का रंग ही बदल सकता। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यह है कि एक छोटी सी ध्वनि कैसे किसी इंसान के पूरे स्वभाव को बदल सकती है। एक और मजेदार जोड़ी है ढीठ और डीठ। ढीठ जो किसी की न सुने, एकदम जिद्दी इंसान। और अगर इसे ढीठ कह दिया जाए सिर्फ ड के साथ, तो इसका मतलब नजर या दृष्टि हो जाता है। बिल्कुल, सिर्फ ढ और ड का फेरबदल एक मानवीय स्वभाव को सीधे सीधे देखने की क्षमता में बदल रहा है। यह हिंदी भाषा की विशालता ही तो है कि हमारे पास हर छोटी से छोटी भावना और स्थिति के लिए एक सटीक शब्द है। सही कहा। सही और स्पष्ट संवाद के लिए सटीक उच्चारण का ज्ञान होना कोई शौक नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। शब्दों का चुनाव ही बातचीत को मूल्यवान बनाता है। और आज के तेज रफ्तार वाले दौर में, जहां वॉइस नोट और रोमन हिंदी में टाइपिंग का राज है, ये एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है कि रोजमर्रा के संवाद में जाने ऐसे कितने शब्दों का हल्का सा गलत उच्चारण हो जाता होगा, जिससे अनजाने में पूरी बात का मतलब ही बदल जाता है। क्या इस जल्दबाजी भरे मॉडर्न कम्युनिकेशंस और ऑटो करेक्ट की दुनिया में हम इन महत्वपूर्ण भाषाई बारीकियों को हमेशा के लिए खोते जा रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो अगली बार तेजी से टाइप करते या बोलते समय दिमाग में जरूर आना चाहिए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। चलिए, आज एक बहुत ही अनोखे विषय पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं, लेक्सिकल हार्मनीज, हिंदी होमोफोन्स एंड डिस्टिंक्शंस, ये पूरी तरह से इसी बात पर केंद्रित हैं। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा का लक्ष्य ही यही है कि हम ये समझें कि कैसे बस एक मात्रा के बदलने से शब्दों की पूरी दुनिया पलट जाती है। मतलब दिखने में बिल्कुल जुड़वा लगने वाले शब्द भी अपना अलग ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं प्रकृति से। जैसे एक शब्द है तरंग, दिमाग में क्या आता है? लहरें। हाँ, जाहिर है, पानी की लहरें। लेकिन अगर अ की जगह बस ऊ की मात्रा लगा दें तो बन गया तुरंग। अरे हाँ, और अचानक से हम लहरों से उठकर एक दौड़ते हुए घोड़े पर बैठ जाते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मात्राओं का खेल सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। अगर हम आसमान और पानी का रिश्ता देखें तो बात और साफ हो जाती है। वो कैसे? एक शब्द है तरुणी, जिसमें 9 पर छोटी ई की मात्रा लगी है। इसका अर्थ है आसमान में चमकता हुआ सूरज। अच्छा। लेकिन अगर उसी ड़े पर बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो वो तरणी बन जाता है। अब वो सूरज आसमान से उतरकर पानी में तैरने वाली नौका बन गया। बिल्कुल, एक ध्वनि और पूरी की पूरी मानसिक तस्वीर बदल गई। छोटी ई से रोशनी और गर्मी, और बड़ी ई से सीधे पानी का सफर। सूरज की गर्मी से एक बात याद आई। क्या भाषा का ये जादू हमारी अपनी शारीरिक अवस्थाओं पर भी असर डालता है? आपका मतलब शरीर से जुड़े शब्दों से है? हाँ। जैसे नोट्स में एक शब्द है तप्त, जिसका मतलब है बहुत गर्म या तपता हुआ, और दूसरा है तृप्त, यानी पूरी तरह से संतुष्ट। ये दोनों सुनने में कितने करीब लगते हैं। ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो भारतीय साहित्य और दर्शन में आग या ताप का ये विचार अक्सर
किसी कठिन तपस्या या तीव्र इच्छा से जुड़ा होता है। हाँ, सही कह रहे हैं। और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है या तपस्या सफल हो जाती है तो इंसान तृप्त हो जाता है। भाषा ने गर्मी से लेकर संतुष्टि तक के इस पूरे दार्शनिक सफर को सिर्फ एक शब्द के फेरबदल में बड़ी ही खूबसूरती से समेट लिया है। और शारीरिक बनावट की बात करें तो तन और तनु का उदाहरण भी तो हमारे सामने है। तन का मतलब है पूरा का पूरा शरीर। बिल्कुल। लेकिन अगर बातचीत में कोई तनु शब्द का इस्तेमाल करे तो वो पूरे शरीर की नहीं बल्कि सिर्फ शरीर के दुबलेपन या पतलेपन की बात कर रहा है। भाषा इसी तरह से चीजों को अत्यंत सूक्ष्मता से अलग करती है। एक शब्द पूरे अस्तित्व को दर्शाता है जबकि दूसरा केवल उसकी एक खास विशेषता पर केंद्रित हो जाता है। बात जब शब्दों के इस्तेमाल की हो रही है तो तुकबंदी से बेहतर क्या हो सकता है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसे कि कविता में तरुणी यानी युवती और वारुणी यानी मदिरा दोनों शब्द साथ आए तो कैसा काव्यात्मक माहौल बनेगा। लेकिन असली विरोधाभास तब पैदा होता है जब शब्दों के अर्थ एक दूसरे के एकदम उलट हों। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? मान लीजिए कोई किसी को फोन पर संदेश लिख रहा है कि मैं तड़क से आ रहा हूँ, यानी बहुत तेजी से आ रहा हूँ, लेकिन जल्दबाजी में टाइप करते समय उसने क की जगह ग लिख दिया। मैं तड़ाक से आ रहा हूँ। हाँ, अब पढ़ने वाला हैरान होगा कि ये इंसान अचानक एक शांत तालाब के अंदर से क्यों निकल कर आ रहा है। ये जल्दबाजी और एक शांत तालाब का जो विरोधाभास है वो हंसाता तो है लेकिन सोचने पर मजबूर भी करता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि उच्चारण की ये चूक कितनी गंभीर हो सकती है। जरा तोष शब्द को देखिए। इसका अर्थ तो संतुष्टि या संतोष है। बिल्कुल, लेकिन बोलते समय अगर जीभ थोड़ी सी भी फिसली और श की जगह श निकल गया तोष, तो उसका सीधा अर्थ हिंसा या मारकाट से जुड़ जाता है। कहाँ शांति से बैठना और कहाँ सीधे हिंसा पर उतर आना। सिर्फ एक ध्वनि बदलने से बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अच्छा, क्या कला और संगीत की दुनिया भी इस भ्रम से बची है? क्योंकि मेरे पास यहाँ नोट्स में दो शब्द और हैं, तुंग और तूणक। और कला की दुनिया में भी ये सटीकता उतनी ही जरूरी है। तुंग का अर्थ है बांसुरी। जब हम तुंग कहते हैं तो दिमाग में एक मधुर संगीत पैदा करने वाला वाद्य यंत्र आता है। और तूनक सुनने में तो ये भी किसी वाद्य यंत्र जैसा ही लगता है। यही तो धोखा है। तूनक कोई वाद्य यंत्र नहीं है। यह काव्यशास्त्र का एक बहुत ही तकनीकी हिस्सा है। 15 अक्षरों वाला एक विशेष छंद। यानी एक तरफ वो कला है जिसे हम कानों से सुनते हैं और दूसरी तरफ वो नियम जिसके आधार पर कविताएं रची जाती हैं। बिल्कुल सही। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हम इन शब्दों के जाल से क्या सीख सकते हैं? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ज्ञान तभी सबसे अधिक उपयोगी होता है जब हम इन सूक्ष्म अंतरों को न केवल समझें बल्कि उन्हें सही जगह लागू भी करें। भाषा की असली शक्ति उसकी स्पष्टता में है, जो हमारे संवाद को समृद्ध और सटीक बनाती है। सही कहा। और इसी से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जब सिर्फ श और श के फेरबदल से संतुष्टि सीधे हिंसा में बदल सकती है, तो क्या हमारी रोजमर्रा की बातचीत में होने वाली उच्चारण की छोटी छोटी गलतियां अनजाने में हमारे संवाद का पूरा अर्थ ही नहीं बदल देती? शायद हम कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है और हमें इस बात का कभी एहसास तक नहीं होता। इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो भाषा के उस हिस्से को छूता है जिसे हम अक्सर रोजमर्रा की बातचीत में पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन है हिंदी समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के शब्दकोश का गहराई से विश्लेषण करना। बिल्कुल। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये शब्दकोश हमें दिखाता है कि कैसे हिंदी भाषा में केवल एक मात्रा या उच्चारण के हल्के से बदलाव से किसी शब्द का पूरा ब्रह्मांड ही बदल जाता है। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि हम इन छोटी चीजों पर कितना कम ध्यान देते हैं। सही कहा। हम अक्सर भाषा को सिर्फ संवाद का जरिया मान लेते हैं, लेकिन ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि शब्द अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। संस्कृत की जड़ों और तद्भव शब्दों के विकास ने इन सूक्ष्म अंतरों को जन्म दिया है, जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। इसी बात पर स्रोत में दिए गए प्राकृतिक तत्वों के उदाहरण बहुत मजेदार हैं। जैसे एक शब्द है तरी, जिसका अर्थ गीलापन होता है। हाँ, लेकिन अगर उच्चारण में हल्का सा खिंचाव कम कर दें तो वो तरी बन जाता है, यानी नौका। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि कैसे ये शब्द एक ही भाषाई मूल की प्रतीत होते हैं, फिर भी दोनों के अर्थ विशिष्ट हैं।
तरी और तरी दोनों जल से जुड़े हैं। नौका पानी पर ही तो चलती है ना? बिल्कुल, मैं यही बता रही थी। इसी तरह तम और तमा को देखें। तम का अर्थ है अंधकार और तमा का अर्थ है रात्रि। दोनों गहराई और अंधेरे से जुड़े हैं। लेकिन व्याकरणिक रूप से एक भौतिक अवस्था है और दूसरा समय का एक विशेष पहर। ये भाषा के विकास का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शब्दकोश में कुछ अनोखे अपवाद भी हैं जहां व्याकरण के नियम थोड़े लचीले हो जाते हैं। दिया और दिया को ही ले लीजिए। उच्चारण और मात्रा दोनों में अंतर है। फिर भी दोनों का अर्थ दीप ही होता है। शायद ये अलग अलग बोलियों के एक साथ मिलने का नतीजा है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम प्राकृतिक तत्वों से निकलकर मानवीय कार्यों और अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि स्रोत में दूत और द्यूत की तुलना की गई है। हाँ, ये तुलना भाषा की ताकत को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। दूत यानी संदेशवाहक एक कूटनीतिक पद है। लेकिन अगर उच्चारण में य का हल्का सा समावेश हो जाए तो वो द्यूत बन जाता है, जिसका अर्थ है जुआ। राज दरबारों के संदर्भ में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता था। लेकिन अर्थों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये सिर्फ मात्राओं या नए अक्षरों के जोड़ने तक सीमित नहीं है। स्रोत में अनुस्वार के प्रयोग पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, दस और दंस का उदाहरण इसका सटीक प्रमाण है। 10 एक शुद्ध संख्यात्मक मान है, लेकिन अनुस्वार लगते ही वो दंस बन जाता है, यानी डंक। गणित से सीधा शारीरिक पीड़ा तक का यह सफर सिर्फ एक नासिक्य ध्वनि के कारण तय होता है। इसी तरह के सूक्ष्म अंतर हमें विज्ञान और अर्थशास्त्र के शब्दों में भी देखने को मिलते हैं। स्रोत में द्रव और द्रव्य का जिक्र है। द्रव तो तरल पदार्थ या रस हो गया, लेकिन द्रव्य किसी भी पदार्थ या सीधे सीधे धन को दर्शाता है। इसके पीछे का तर्क भी बहुत रोचक है। द्रव बहने की अवस्था है, लेकिन द्रव्य ने समय के साथ एक व्यापक रूप ले लिया है। अर्थशास्त्र में धन को भी प्रवाहमान माना जाता है, इसलिए द्रव्य का अर्थ धन के रूप में भी ऋण हो गया। और अंत में स्रोत दमन और दामन की तुलना करता है। दमन एक बहुत ही कठोर शब्द है, किसी को बलपूर्वक दबाना, जबकि दामन विग्रह या पहाड़ के नीचे का शांत भाग है। एक ही मूल के अक्षरों से बने ये शब्द बिल्कुल विपरीत चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इतने सारे शब्दों के बीच ये जो बारीक लकीर है, ये हमें क्या सिखाती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि इन सूक्ष्म अंतरों को समझने से न केवल हमारा ज्ञान बढ़ता है, बल्कि सूचनाओं की इस तेज दौर में हम किसी भी तरह के भ्रम से बच सकते हैं। भाषा में सटीकता केवल व्याकरण का नियम नहीं है, बल्कि विचारों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने का सबसे शक्तिशाली औजार है। एकदम सही। ये सोचने वाली बात है कि पुराने साहित्य या किसी ऐतिहासिक पत्राचार में अगर किसी राजा के मंत्री ने जल्दी जल्दी में ये पढ़ लिया हो कि पड़ोसी राज्य ने दूत भेजने की बजाय द्यूत के लिए आमंत्रित किया है, तो क्या हुआ होगा? एक छोटी सी पढ़ने की गलती या एक मात्रा का हेरफेर शायद इतिहास में किसी बड़े युद्ध का कारण बन सकता था। शब्दों की यह ताकत सच में सुनने वालों को इस बात पर स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि भाषा केवल बोली नहीं जाती, वह इतिहास रचती है। हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा स्रोत है द लेक्सिकॉन ऑफ एकोज, हिंदी समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का शब्दकोश। यह एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। बिल्कुल। और आज का जो मिशन है ना, वो है हिंदी के उन शब्द युग्मों का विश्लेषण करना जो सुनने में बिल्कुल जुड़वा लगते हैं। हाँ, लेकिन एक छोटी सी मात्रा या अक्षर के बदलाव से उनके अर्थ पूरी तरह बदल जाते हैं। चलिए इसे समझते हैं। मैं हमेशा से सोच रही थी कि ये कितनी अद्भुत बात है कि भाषा में एक हल्की सी ध्वनि कैसे अर्थ का पूरा परिदृश्य ही बदल सकती है। ये सच है, और जो लोग भाषा की गहराई को समझते हैं उनके लिए ये कोई अजनबी विषय नहीं है। फिर भी इन समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के पीछे का मनोविज्ञान हमेशा हैरान करता है। हैरान तो करता है। ध्वनियों का ये खेल सिर्फ व्याकरण नहीं है, बल्कि हमारी सोच की बारीकी को भी दर्शाता है। तो शुरुआत एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से करते हैं। हाँ, जैसे दिन और दीन। दिन और दिन, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि दा पे छोटी ई की मात्रा समय का बोध कराती है, मतलब दिवस, और बड़ी ई की मात्रा उसे दीन यानी दयनीय बना देती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि केवल मात्रा का खिंचाव एक बहुत ही तटस्थ और सामान्य अवधारणा को बदल देता है। तटस्थ अवधारणा मतलब समय जैसी चीज। बिल्कुल।
समय जैसी तटस्थ अवधारणा को सीधे एक गहरी मानवीय भावना या स्थिति में बदल देता है। दिन निरंतर चलता रहता है, वहीं दीन करुणा की मांग करता है। सच में ये महज संयोग नहीं लगता। एकदम सही। उच्चारण की अवधि अर्थ की गंभीरता को भी बढ़ा देती है। ये विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और अगर व्यावहारिक स्तर पर देखें तो ये मात्राओं का खेल बड़ी मजेदार गलतफहमियां भी पैदा कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। सोचिए, अगर ठंड में कोई आग जलाने के लिए दारू मांग रहा हो, मेरा मतलब है लकड़ी, और उच्चारण की जरा सी चूक से सामने वाला उसे दारू थमा दे। हाँ, शराब की बोतल, सिर्फ एक छोटे ऊ और बड़े ऊ का अंतर पूरी स्थिति को ही हास्यास्पद बना सकता है। यह एक बहुत ही सटीक और मजेदार उदाहरण है। इसी तरह दाई और दाई को ही देख लीजिए। दाई यानी देने वाला, जैसे उत्तरदायी, जो एक जिम्मेदारी का भाव लाता है। सही कहा। जबकि दाई दासी या सेविका के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों ही शब्द समाज में बिल्कुल अलग अलग तरह के योगदान को दर्शाते हैं। मुझे हमेशा से दमन और दामन के बीच का अंतर भी बहुत दिलचस्प लगा है। दमन और दामन। एक तरफ दबाना या आक्रामकता और दूसरी तरफ दामन, मतलब पहाड़ का निचला हिस्सा या आंचल, जो आश्रय और सुरक्षा का प्रतीक है। क्या भाषा के विकास में ये विरोधाभास जानबूझकर गढ़े गए थे? यह एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। हाँ, क्या सच में ऐसा है? जब हम इन गहरे अर्थों को जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भाषा हमारी मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को दर्शा रही है। सबसे बेहतरीन दार्शनिक संबंध तो देव और देव में दिखता है। देवताओं और भाग्य के बीच का संबंध। बिल्कुल। हमारे पूर्वजों ने देवताओं यानी देव और भाग्य यानी देव को आपस में सिर्फ एक ही मात्रा से जोड़ दिया। तो प्राचीन काल से ही ये मान्यता रही है कि देवता ही भाग्य के विधाता हैं। और ये सांस्कृतिक सोच इन शब्दों की संरचना में सीधे तौर पर झलकती है। यानी हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हमारे उच्चारण में भी रची बसी हैं। अगर ये मात्राएं दर्शन से जुड़ी हैं तो ये हमारे सामाजिक जीवन के शब्दों पर भी गहरा असर डालती हैं। हाँ, जैसे दार जिसका अर्थ पत्नी या भारिया है, और द्वार यानी दरवाजा, या फिर दसन जो एक विशेष मुहूर्त को दर्शाता है, और दर्शन जिसका अर्थ है देखना। इन शब्दों का सांस्कृतिक वजन बहुत भारी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये हिंदी और संस्कृत से आए शब्दों की असीम सटीकता को प्रमाणित करता है। दुर्दर्श और दुर्धर्ष जैसे भारी शब्दों को ही ले लें। दुर्दर्श यानी जिसे देखना कठिन हो, वहीं दुर्धर्ष का मतलब है जिसका पराभव न हो सके, जिसे हराया न जा सके। ये शब्द बताते हैं कि भाषा केवल संवाद का पुल नहीं है, बल्कि अमूर्त विचारों और जटिल स्थितियों को बिल्कुल सटीक रूप में ढालने का एक शक्तिशाली उपकरण है। एकदम सही कहा आपने। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हिंदी भाषा में उच्चारण और मात्राओं की सटीकता केवल व्याकरण का नियम नहीं है। ये सही, स्पष्ट और प्रभावशाली संवाद की सबसे अहम कुंजी है। और व्यवहारिक रूप से इन सूक्ष्म अंतरों को जानने से गलतफहमियों से बचा जा सकता है। और साथ ही भाषा की समझ भी बहुत गहरी होती है। जब सही संदर्भ में सही मात्रा वाले शब्द का प्रयोग होता है तो बात का वजन ही कुछ और होता है। ये गहन चर्चा सच में भाषा के प्रति एक नया नजरिया देती है और अंत में विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। कैसा सवाल? जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से बोलते हैं तो क्या हम वास्तव में शब्दों के इन सटीक अर्थों के प्रति जागरूक होते हैं, या बस ध्वनियों के सहारे काम चलाते हैं? और इन मिलते जुलते शब्दों का विकास भाषा के इतिहास और इंसान के दिमाग के बारे में क्या नए राज खोलता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर विचार करना खुद में एक नई खोज हो सकती है। हाँ, सभी का स्वागत है आज के इस विस्तृत चर्चा में। आज हम हिंदी होमोनिम्स एंड न्यूएंस, अ लेक्सिकन ऑफ डिस्टिंक्शंस के नोट्स पर एक तरह का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि हिंदी भाषा में जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं, मतलब जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ एकदम अलग होता है, वो कैसे काम करते हैं। जी, और वो भी सिर्फ एक मात्रा या एक ध्वनि के हेरफेर से। सही कहा। मतलब सोचिए कि सिर्फ एक ध्वनि बदलने से शब्द की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। तो जो लोग भाषा के इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना चाहते हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा काफी मजेदार होने वाली है। देखिए, असल में भाषा एक जादुई चीज है। एक जरा सा उच्चारण बदलता है और हम एक दायरे से निकलकर बिल्कुल अलग ही जगह पहुंच जाते हैं। भौतिक वस्तुओं और अमूर्त भावनाओं के बीच का खेल ही ले लीजिए। वो धान और धन्य वाला ना? हाँ, बिल्कुल। धान और धन्य का उदाहरण इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। धान सुनते ही तो सीधा खेत और लहलहाता अन्न याद आता है। मतलब एक ठोस चीज जिसे हम छू सकते हैं, जो हमारी भूख मिटाता है। एकदम सही।
लेकिन उसी में बस जरा सा बदलाव करके उसे धन्य कर दें तो हम सीधे अमूर्त भावनाओं की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जैसे कृतज्ञता या किसी की सराहना करना। बिल्कुल, एक शब्द पेट भरता है और दूसरा सीधे आत्मा को तृप्त करता है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और ऐसा ही कुछ नए और नव के साथ भी है। हाँ, यही विरोधाभास हमें वहां भी साफ दिखाई देता है। नए का मतलब है नीति या नियम, एक ऐसी व्यवस्था जो चीजों को एक ढांचे में बांध कर रखते हैं। और दूसरी तरफ नव का अर्थ है एकदम नया या ताजा। जी, यानी एक तरफ परंपरा और अनुशासन की बेड़ियां हैं और दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल नया शुरू करने की आजादी। ध्वनियों की इतनी करीबी समानता के बावजूद अर्थ में ये जो खिंचाव है वो कमाल का है। और अगर हम सिर्फ ध्वनि की बात करें तो श और स का जो हल्का सा अंतर है वो असल जिंदगी में कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकता है। अरे हाँ, वो धनेश और धनेश का मामला, ये तो सच में बहुत मजेदार है। अब सोचिए कोई पूरी श्रद्धा से धनेश की आराधना कर रहे हैं। मतलब वो कुबेर भगवान यानी धन के देवता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर जीभ जरा सी भी फिसली और उच्चारण धनेश हो गया तो प्रार्थना सीधे एक पक्षी के पास पहुंच जाएगी। क्योंकि धनेश एक पक्षी है। एकदम सही। सोचिए कोई इंसान धन की बारिश की उम्मीद कर रहा हो और उसके आंगन में एक पक्षी आकर बैठ जाए। ये दिखाता है कि उच्चारण में सटीकता कितनी जरूरी है। और नाहर और नहर को लेकर तो स्थिति सच में जानलेवा हो सकती कैसे है। भला? मान लीजिए गर्मियों के दिन हो और कोई चिलचिलाती धूप में ठंडक पाने के लिए किसी नहर की तलाश में हो, मतलब पानी का शांत रास्ता। हाँ, पानी के लिए। लेकिन अगर वो गलती से नाहर का पता पूछ ले तो सीधा एक खूंखार बाघ के सामने जाके खड़ा हो जाएगा। एक तरफ जीवन देने वाला पानी और दूसरी तरफ जान लेने वाला जानवर। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और पता है, शब्दों का ये माया जाल सिर्फ वस्तुओं या जानवरों तक सीमित नहीं है, ये हमारी सामाजिक सोच को भी उजागर करता है। अच्छा। हाँ, नगर और नागर के रिश्ते को गहराई से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक नजरिया सामने आता है। नगर तो शहर हुआ, सिर्फ एक भौगोलिक स्थान। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही ये नागर बनता है, इसका अर्थ सिर्फ शहरी व्यक्ति नहीं रह जाता। नागर का एक बड़ा अर्थ चतुर या चालाक भी होता है। ओहो, तो मतलब भाषा ने सदियों पहले ही ये मान लिया था कि जो इंसान शहर की भीड़-भाड़ और जटिलताओं में रहता है वो स्वाभाविक रूप से चतुर होगा। यही वो पैटर्न है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज का नजरिया है जिसे एक शब्द के भीतर सहेज कर रख दिया गया है। और अगर हम गति की बात करें तो नावक और नाविक का उदाहरण भी ऐसे ही गहरा संबंध को दिखाता है। दोनों ही शब्दों में आगे बढ़ने की भावना है। हाँ, नावक और नाविक। नावक वो बाण है जो हवा को चीरते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, और नाविक वो मल्लाह है जो पानी की लहरों को चीरते हुए अपनी नाव चलाता है। एक हवा में तैर रहा है, दूसरा पानी में। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है, भाषा सिर्फ संवाद का एक औजार नहीं है, बल्कि बहुत ही संवेदनशील उपकरण है। बिल्कुल। सही शब्द का चुनाव न सिर्फ संचार को स्पष्ट बनाता है, बल्कि अर्थ का अनर्थ होने से भी बचाता है। जरा सी चूक बाघ को सामने ला सकती है या देवता को पक्षी बना सकती है। वाकई शब्दों की ताकत और उनकी इन सूक्ष्म बारीकियों का कोई जवाब नहीं है। और इसी के साथ आज के इस सफर को हम यहीं समेटते हैं। जी, लेकिन जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए चर्चा के अंत में विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहूंगा। बताइए। इन मिलते जुलते शब्दों के जोड़ों को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि क्या हजारों साल पहले इन शब्दों का विकास किसी एक ही प्राचीन मूल शब्द से हुआ होगा और समय के साथ इनके अर्थ अलग अलग रास्तों पर बंट गए, या फिर ये ध्वनियों का महज एक बहुत ही सुंदर और इत्तेफाकन संयोग है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस सवाल को हम यहीं छोड़ते हैं।